एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 11 कंप्यूटर साइंस। कोड है जिसका 083। हाँ जी मैम, हर बार ऐसे ही वेलकम करते हो, तो भाई इस बार क्या नया है? नया है इस बार भाई, क्लास वही है, कोड वही है, पर नई बात ये आ गई है कि भाई कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम पढ़ने आ चुके हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। किसके बारे में भाई लोग? किसके बारे में? हम पढ़ने आ गए हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। भाई इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ द एंटायर चैप्टर। इस पूरे चैप्टर में इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं कि मुझे खुद लग रहा है कि भाई मेरा भी कितना रिवीजन हो रहा है। क्लास 11 कंप्यूटर साइंस, कोड है जिसका 083। इतना तो मुझे उम्मीद है कि भाई 083 तो इस तरीके से याद हो गया है भाई को कि भाई हम अगर सोते में भी उठ जाएंगे ना, कोई पूछ लेगा ना क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का कोड क्या है भाई लोग, तो बता दोगे भाई 083। इतनी अच्छे से मैग्नेट ब्रेन्स ने इस चीज को सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया है। डाला है? कमेंट सेक्शन में बताओ अगर डाला है तो भाई, याद है कि नहीं है? तो भाई चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर टॉपिक है आज का। शुरुआत कर दें शुरुआत, क्योंकि टॉपिक ही अपने आप में इतना बड़ा है, इतना अच्छा टॉपिक है कि इसके अलावा किसी और चीज के बारे में बात करना मुझे नहीं लगता कि अब ठीक होगा। सॉफ्टवेयर की शुरुआत करते हैं, आ जाओ। क्या होता है एक सॉफ्टवेयर? इससे पहले कि हम पूछें या खुद से पूछें या पढ़ें इसके बारे में कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, मैं जानना चाहती हूं आप लोगों से कि आप जानते हो कि एक सॉफ्टवेयर क्या होता है? क्या होता है एक सॉफ्टवेयर आपके हिसाब से? फटाफट से जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे जो भी आपके मन में आता हो। द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपके मन में सॉफ्टवेयर सुन के आता हो, मैं वो जानना चाहती हूँ। किसी सॉफ्टवेयर का नाम बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर बनता कैसे है वो बताना चाहते हैं, बता सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से किस तरीके से लिंक होता है, अगर ये बताना चाहते हैं तो ये भी बता सकते हैं। भाई सॉफ्टवेयर के बारे में जो भी जानते हैं बिल्कुल बता सकते हैं। कहां? एक ही जगह है भाई, कमेंट सेक्शन। तो भाई शुरुआत करते हैं सॉफ्टवेयर की। द हार्डवेयर इज ऑफ नो यूज ऑन इट्स ओन। बिल्कुल सत्य बात है भाई, 70% बात है कि भैया हार्डवेयर जो होता है वो अपने आप में किसी काम का नहीं है। क्या लिखा हुआ है? द हार्डवेयर इज ऑफ नो यूज ऑन इट्स ओन। एक अकेला बैठा हुआ हार्डवेयर एक खाली डिब्बे की तरह ही होता है। मतलब अगर मैंने कह दिया कि ये मेरा एक पीसी है, मतलब अगर मैंने कह दिया कि भाई ये मेरा एक पीसी है, इस पीसी में एक कीबोर्ड है, एक कैबिनेट है और यहाँ पे एक माउस है। ऐसी तरीके का पीसी देखते आए हो? ऐसे ही पीसी देखा हुआ है भाई। तो भाई ठीक है, हमने ये पीसी यहाँ पे बना दिया हमने ये पीसी भाई, ठीक है। अब ये जो पीसी आपको दिख रहा है, जिसमें आपको एक मॉनिटर दिख रहा है, एक कीबोर्ड दिख रहा है, एक कैबिनेट दिख रहा है और एक माउस दिख रहा है। आज के टाइम पे ये पीसीज मिलते भी नहीं हैं। हमारे जो पीसीज आने लगे हैं वो कैबिनेट फ्री हो गए हैं भाई। कैबिनेट होता ही नहीं है, ये कैबिनेट होता ही नहीं है पीसीज में। एक सिंगल मॉनिटर के अंदर ही सारी सर्किटरी बनी होती है। सिर्फ एक मॉनिटर होता है, एक वायरलेस कीबोर्ड होता है और एक वायरलेस माउस भी होता है। वायर्ड भी अटैच कर सकते हैं, वायरलेस भी आपको प्रोवाइडेड होता है। तो भाई एक पीसी है, सिंपल मॉनिटर कीबोर्ड, पुराना जो हमारे पीसी का स्ट्रक्चर जो हमारे माइंड में इतने सालों से बना हुआ है उसी को कंसिडर कर लो। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड कैबिनेट, खत्म। लेकिन वो किसी काम का नहीं, वो एक खाली डिब्बा है। एक हार्डवेयर अकेला किसी काम का नहीं है। कब तक? जब तक इस हार्डवेयर के अंदर कोई एक ऐसी चीज ना डाली जाए जो इस हार्डवेयर को काम के लायक बनाए, तब तक ये हार्डवेयर किसी काम का नहीं होता है। द हार्डवेयर इज ऑफ नो यूज ऑन इट्स ओन। इट नीड्स टू बी ऑपरेटेड बाय सम सॉर्ट ऑफ एन इंटरफेस। जरूरी होता है भाई, एक हार्डवेयर से अगर कोई काम कराना है तो उस हार्डवेयर में एक इंटरफेस का होना बहुत जरूरी होता है। किसका होना भाई? किसका होना? इंटरफेस का होना। तो भैया इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप मुझे बताएंगे कि एक इंटरफेस क्या होता है। चलिए जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे, चलिए जल्दी से। ओके, तो भाई क्या होता है एक इंटरफेस? बता दिया है क्या कमेंट सेक्शन में? भाई एक हार्डवेयर रखा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, तो भैया एक हार्डवेयर किसी काम का नहीं है जब तक उसमें एक इंटरफेस ना हो। यही लिखा हुआ है। द हार्डवेयर इज ऑफ नो यूज ऑन इट्स ओन। इट नीड्स टू बी ऑपरेटेड बाय सम सॉर्ट ऑफ एन इंटरफेस। और भाई मैंने आपसे पूछा था कि इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस क्या होता है भाई? मैं उम्मीद करती हूं कि बहुत से बच्चों ने इसका आंसर दिया होगा। मैम इंटरफेस कहलाता है कोई एक ऐसी चीज जिसकी हेल्प से आप हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सको। भैया इंटरफेस क्या है? इंटरफेस है वो एनवायरनमेंट
इंटरफेस है वो एनवायरनमेंट जिसकी हेल्प से एक हार्डवेयर को आप ऑपरेट करते हो, और ये जो इंटरफेस, ये जो एनवायरनमेंट होता है, इसी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो मतलब पूरी कहानी का सार ये है कि चाहे आपके पास एक मॉनिटर हो, चाहे आपके पास एक कीबोर्ड हो, चाहे आपके पास एक कैबिनेट हो, या हो आपके पास एक माउस, ये सारा का सारा हार्डवेयर जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हो, किसी काम का नहीं है अगर इसी हार्डवेयर के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ना हो तो। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है, और इंटरफेस का मतलब होता है एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, एक इंटरैक्शन प्रोवाइड करना। मतलब कि अगर मैं एक यूजर हूं और मुझे एक हार्डवेयर से कुछ काम कराना है, तो उस हार्डवेयर के अंदर वो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होगा, उसी की हेल्प से मैं उस हार्डवेयर से कुछ काम करा सकूंगी। तो भाई यही लिखा हुआ है, देख ले एक बार फिर से। The hardware is of no use on its own. It needs to be operated by some sort of an interface जिसको हम environment या फिर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। प्रोग्राम, भैया इससे पहले कि हम सॉफ्टवेयर में आगे बढ़े, कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बारी आती है प्रोग्राम की। जगह जगह सुना होगा इस टर्म के बारे में, प्रोग्राम, ये प्रोग्राम बना दो, इस प्रोग्राम को लिख दो, इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। पर एक्चुअल में प्रोग्राम होता क्या है, क्या आप जानते हैं? भाई प्रोग्राम होता है क्या होता है प्रोग्राम? चलिए भाई बता दो जल्दी से। प्रोग्राम होता है, अगर आपसे कोई कहे कि कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम बना हुआ है, किसी ने आपसे कहा कि एक कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम बना हुआ है, तो वो प्रोग्राम कहलाता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का एक सेट एक प्रोग्राम बनाता है। जी हाँ, तो भाई एक हायरार्की मैंने जब क्लास 11th आईपी भी पढ़ाया था, ये सेम टॉपिक मैंने आपको क्लास 11th आईपी में बताया था, लेकिन ये जो टॉपिक आपको इस क्लास 11 कंप्यूटर साइंस के अंदर मिला है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से लेकर चल रही हूँ। उस पर्टिकुलर सेशन में भी मैंने आपको एक बात बताई थी जो मैं यहाँ बताने वाली हूँ। आ जाए क्या? आ जाओ भाई। हमको पता है कि डेटा से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? भाई डेटा से मिलकर बनता है। क्या अलग अलग डेटा जब साथ में आते हैं तो इंस्ट्रक्शंस या फिर इंफॉर्मेशन बनाते हैं। भाई बहुत सारा डेटा एक इंफॉर्मेशन या एक इंस्ट्रक्शन बनाता है, एक इंफॉर्मेशन या एक इंस्ट्रक्शन बनाता है। ठीक है मैम, बात मान ली। और बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे यही इंस्ट्रक्शंस एक प्रोग्राम बनाते हैं। समझना बात। बहुत सारा डेटा, ये मैंने एस लिखा हुआ है भाई। क्या लिखा हुआ है? मैंने इसको एस लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि भाई सिंगल डेटा तो होता ही होता है। सिंगल डेटा होता है एक रॉ फैक्ट एंड फिगर। ये बात हम सब जानते हैं, ये बात हम पढ़ चुके हैं इस सॉफ्टवेयर से पहले। भाई डेटा एंड इन्फॉर्मेशन में ये बात मैं आपको बता चुकी हूं कि डेटा कहलाता है रॉ फैक्ट एंड फिगर और इन्फॉर्मेशन कहलाता है द प्रोसेस्ड डेटा। द प्रोसेस्ड डेटा इज द इंफॉर्मेशन। तो भाई जब बहुत सारा डेटा साथ में आता है तो एक इंफॉर्मेशन या एक सिंगल इंस्ट्रक्शन बनाता है। और जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन साथ आ जाते हैं तो वो एक प्रोग्राम बनाते हैं। मतलब कि अगर प्रोग्राम को बोला गया है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो भाई ये बात गलत तो है नहीं। क्या ये बात गलत है कि भाई बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का सेट, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का एक सेट एक प्रोग्राम बनाता है? देख लो भाई, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का एक सेट एक प्रोग्राम बनाता है। और भाई बहुत सारे प्रोग्राम्स, फिर अब जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का एक सेट बन सकता है, बहुत सारे डेटा का एक सेट बन सकता है, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स का एक सेट नहीं बन सकता क्या? तो भाई बहुत सारे प्रोग्राम्स का जो सेट होता है ना, बहुत सारे प्रोग्राम्स का जो सेट होता है वो बनाता है एक सॉफ्टवेयर। क्या बनाता है भाई लोग? क्या बनाता है? वो बनाता है आपका एक सॉफ्टवेयर। तो मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि भाई डेटा से मिलकर बना है इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन से मिलकर बना है एक प्रोग्राम, और बहुत सारे प्रोग्राम से मिलकर बना है एक सॉफ्टवेयर। मतलब प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो भैया सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सिंपल आपको ये हायरार्की याद रखने की जरूरत है। देख लो इसको अच्छे से, आराम से देखो इस पूरे डेटा चार्ट को। इस डेटा चार्ट को ही देखोगे तो चीजें क्लियर हो पाएंगी। थ्योरेटिकल कितना भी पढ़ लो, एग्जामिनेशन टाइम पे ये चार्ट्स, ये फ्लो चार्ट्स ही याद रहते हैं। चलिए देखिए इसे जल्दी से देखिए। ओके भाई, तो ये फ्लो चार्ट समझ आ गया। मैं उम्मीद करती हूं कि ये फ्लो चार्ट आप सबको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। तो आगे बढ़ लें क्या? चलिए मैम आगे बढ़ते हैं। आइए भाई,
A software in a computer system can't be touched or viewed physically. ये बात हम सब जानते हैं भाई, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, यहां तक कि अगर मैं इस सॉफ्टवेयर की भी बात करूं, ये पूरा जो आपको स्क्रीन दिख रहा है ये क्या है? क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। एवरीथिंग इज अ सॉफ्टवेयर, समथिंग विच यू कैन नॉट टच इज अ सॉफ्टवेयर। वो सारी चीजें जो आप टच नहीं कर सकते हैं फिजिकली, वो एक सॉफ्टवेयर ही होती है। क्या लिखा हुआ है? एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक सॉफ्टवेयर एक वो एलिमेंट होता है जिसको फिजिकली आप टच नहीं कर सकते। अ सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर सिस्टम कांट बी टच और व्यू फिजिकली। एक ऐसा एलिमेंट कंप्यूटर सिस्टम का जिसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, फिजिकली सेंस नहीं कर सकते, वो एक सॉफ्टवेयर है। भाई मॉनिटर को टच कर सकते हो, भाई कीबोर्ड को टच कर सकते हो, माउस को टच कर सकते हो, कैबिनेट को टच कर सकते हो, यहां तक कि एक चिप को भी टच कर सकते हो, लेकिन उस चिप के अंदर बने हुए सीपीयू को क्या आप टच कर पाओगे? उस चिप के अंदर बने हुए ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो उस पर्टिकुलर चिप के अंदर जो इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको टच कर पाओगे? नहीं। तो भैया ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो चिप के अंदर बने हुए कैथोड्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, ये क्या है? ये हमारे सॉफ्टवेयर ही हैं जिनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। चलिए आ जाइए। तो मतलब सिर्फ इतना सा है कि भाई हार्डवेयर को तो हम फिजिकली टच कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन एक सॉफ्टवेयर को हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, सिर्फ उस पर कुछ काम कर सकते हैं। आ जाइए। इट कंप्राइजेस द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। अब आई है असली बात भाई, एक सॉफ्टवेयर क्या क्या रखता है? हम सबको पता है, हम सबको पता है कि सॉफ्टवेयर होता है क्या? सेट ऑफ प्रोग्राम्स। क्या होता है सॉफ्टवेयर? क्या होता है सॉफ्टवेयर? भाई सॉफ्टवेयर होता है हमारा, सॉफ्टवेयर होता है हमारा सेट ऑफ प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स का सेट, बहुत सारे प्रोग्राम्स का सेट एक सॉफ्टवेयर बनाता है। ये बात हम सबने समझ ली भाई, जान ली, समझ ली, बिल्कुल अपने अंदर बिठा ली है कि भैया बहुत सारे प्रोग्राम्स जब साथ में आते हैं तो एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। चलिए भाई, मान ली मैंने आपकी ये बात, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जो ये प्रोग्राम्स हैं, जो ये बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं, ये किसका कलेक्शन है? बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स बनते हैं किसकी हेल्प से भाई? किसकी हेल्प से? बहुत सारे इंस्ट्रक्शन से। बनते हैं कि नहीं बनते भाई लोग? बताओ तो जल्दी से। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस जब साथ में आते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस जब साथ में आते हैं तो एक प्रोग्राम बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते भाई? जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन साथ में आते हैं तो एक प्रोग्राम बनाते हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम्स जब साथ में आते हैं तो एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक इंस्ट्रक्शन जो यूजर देता है वो किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अगर आप जानते हैं कि भैया एक इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होता है, तो जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि हाँ मैम हम सब जानते हैं। और अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब सिंपल यही है कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, आपने इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, आपको वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो भाई मैं आपको बोलती हूं इस पूरी वीडियो को देखिए, टेंशन नहीं लो भाई, इस वीडियो को कंप्लीट करो और वापस जाओ मेरी पूरी प्लेलिस्ट पे, जहां पे मैंने चैप्टर नंबर 1 इजी तरीके से, अच्छी तरीके से और बहुत ही एक्सप्लेनेटरी तरीके से आप सबके सामने प्रेजेंट किया है। उन पूरे इंटायर टॉपिक्स को आप देखिए। चैप्टर नंबर 1 के सॉफ्टवेयर से पहले जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से देखिए और आपको समझ आ जाएगा कि मैं अभी ये क्या बोलने वाली हूं। कि भाई एक इंस्ट्रक्शन, सिंपल हमारे पास ये है कि भैया बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलके एक प्रोग्राम बनाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलके एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और कंप्यूटर के अंदर अगर किसी एक इंस्ट्रक्शन को मुझे स्टोर कराना है मेमोरी में, तो वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर की मेन मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होता है? जल्दी जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए भाई। एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो मेन मेमोरी होती है एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो मेन मेमोरी होती है, तो भाई इस मेन मेमोरी के अंदर जो आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्या होते हैं भाई? यूजर के द्वारा आ रहा इंस्ट्रक्शन, यूजर के द्वारा आ रहा इंस्ट्रक्शन किस तरीके से स्टोर होता है? किसमें? आपकी मेन मेमोरी में। जानते हो क्या भाई? अगर जानते हो तो जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए, और अगर आप नहीं जानते हैं तो भैया मैं आपको बता देती हूं कि मैं एक यूजर हूं और मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया है भाई। क्या दिया है? मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया है। सपोज करो दिस इज माई इंस्ट्रक्शन, ये मेरा इंस्ट्रक्शन है, दैट इज I1। तो मेरे द्वारा दिया हुआ ये इंस्ट्रक्शन
अभी ना मैं एक सॉफ्टवेयर की बात कर रही हूं, अभी ना मैं एक प्रोग्राम की बात कर रही हूं, और ना ही मैं अभी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस की बात कर रही हूं। मैं यहां पे बात कर रही हूं एक सिंगल इंस्ट्रक्शन की, जो किसी सिंगल यूजर के द्वारा दिया गया है। भाई एक यूजर है, उसने एक इंस्ट्रक्शन दिया है, किसको? आपकी मेन मेमोरी को। ठीक है भाई, मेन मेमोरी में जब ये इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है तो किस तरीके से स्टोर होता है? ये स्टोर होता है आपके, ये स्टोर होता है आपके कुछ इस तरीके से। ये सिंगल इंस्ट्रक्शन, ये एक सिंगल इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी के अंदर, ये एक सिंगल इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी के अंदर, सिंगल इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी के अंदर कुछ इस तरीके से स्टोर होगा। देखिए किस तरीके से, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। किस तरीके से भाई? डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। मतलब क्या है इस बात का कि भैया यूजर ने एक इंस्ट्रक्शन दिया, यूजर ने जैसे ही अपना इंस्ट्रक्शन दिया, हम सबको पता है हम मेन मेमोरी में काम करते हैं, यूजर कोई भी इंस्ट्रक्शन देता है यूजिंग द इनपुट डिवाइस, वो इंस्ट्रक्शन सबसे पहले जाके मेन मेमोरी में ही स्टोर होता है। और मेन मेमोरी में जब वो स्टोर होता है तो वो इस फॉर्मेट में स्टोर होता है। मतलब एक इंस्ट्रक्शन I1, ये जो इंस्ट्रक्शन है I1, ये पूरी तरीके से, ये पूरा इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से स्टोर हो रहा है। डेटा अलग स्टोर हो गया और इंस्ट्रक्शन अलग स्टोर हो गया। अब भाई एक इंस्ट्रक्शन I1 में डेटा क्या है और इसी इंस्ट्रक्शन I1 में इंस्ट्रक्शन क्या है, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो भैया पुराने वीडियोस तो देखने पड़ेंगे। जी हाँ, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने में बहुत जमाना ले जाएगा। जी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप अभी इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, चाहे तो उसको पॉज कर सकते हैं और मेरे प्रीवियस वीडियोस पे जंप कीजिए, और जहां पे मैंने इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे यूजर के द्वारा दिया हुआ एक इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी के अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में स्टोर होता है। लेकिन जो बच्चे इस बारे में जानते हैं तो मैं आपको इतना बता देती हूं कि भैया एक इंस्ट्रक्शन है, सपोज 2+3 है, ये मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया, तो ये इंस्ट्रक्शन जब मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, मतलब I1 जो है, जो I1 यहाँ पे आ रहा है, ये जो I1 है वो कुछ इस तरीके से है, ये जो I1 है ये कुछ इस तरीके से है। भाई किस तरीके से है? ये है आपका 2+3, है कि नहीं है भाई लोग, है कि नहीं? तो भाई 2+3 जब इसके अंदर जाएगा तो 2 अलग स्टोर होगा, समझना, 3 अलग स्टोर होगा और प्लस अलग स्टोर होगा। तो 2, 3 प्लस इंडिविजुअल डेटा है। क्या है? डेटा है। तो भाई जब मैं कह रही हूं कि इंस्ट्रक्शन 1 इस फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपके द्वारा दिया हुआ इंस्ट्रक्शन में जो डेटा इन्वॉल्व्ड है, 2 अलग डेटा है, प्लस अलग डेटा है, 3 अलग डेटा है, वो अलग 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 जाके डेटा के रूप में स्टोर हो जाएगा। और इन इंडिविजुअल डेटा को एक सिंगल इंस्ट्रक्शन बना के कि भैया 2, 3 प्लस 3 अलग डेटा हैं, लेकिन ये तीनों किस तरीके से काम कर रहे हैं साथ में, वो होता है आपका इंस्ट्रक्शन। क्लियर हुआ? अब क्लियर हो गया? जो बच्चे मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं भी देखे होंगे उनको भी ये बात समझ आई होगी कि भैया यूजर ने दिया 2+3, मैं एक यूजर हूं, मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है I1 2+3। अब ये 2+3 अंदर जब जाएगा तो यहां पे 2 अलग स्टोर होगा, प्लस अलग स्टोर होगा और 3 अलग स्टोर होगा, और इस पोर्शन में तो ये अलग अलग स्टोर होगा, लेकिन इसके अंदर ये 2+3 के रूप में ही स्टोर होगा। क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? हाँ जी मैम, अब क्लियर हो जाना चाहिए। तो भाई आपके सॉफ्टवेयर में होते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स, ये तो हुई एक इंस्ट्रक्शन की बात। दिस इज अबाउट इन सिंगल इंस्ट्रक्शन, अ सिंगल इंस्ट्रक्शन दैट इज I1। ऐसे ना जाने कितने ही इंस्ट्रक्शंस जब साथ में आते हैं तो एक प्रोग्राम बनाते हैं, और ऐसे ही ना जाने कितने प्रोग्राम्स जब साथ में आते हैं तो एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो भाई एक इंस्ट्रक्शन जब मेन मेमोरी के अंदर इस फॉर्मेट में स्टोर होता है तो बहुत सारे प्रोग्राम्स जब एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो वो सारे के सारे प्रोग्राम्स भी आपकी मेन मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस और डेटा को ही कंप्राइज करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का ही सेट है और एक इंस्ट्रक्शन इन दोनों को मिलाकर ही बनता है। तो भाई एक सॉफ्टवेयर कंप्राइज करता है इंस्ट्रक्शंस को भी और डेटा को भी। किसको भाई? इंस्ट्रक्शंस को भी और डेटा को भी। इट कंप्राइजेस द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू बी प्रोसेस्ड यूजिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर। वो इंस्ट्रक्शंस, वो डेटा जो प्रोग्राम के रूप में आपके सामने आते हैं एक सॉफ्टवेयर में, और उस प्रोग्राम को प्रोसेस किया जाता है बाय द कंप्यूटर्स प्रोसेसर। क्लियर हुआ? चलो भाई, क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है? जल्दी जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे। चलिए भाई,
जल्दी जल्दी से बता दो भाई, जल्दी जल्दी से। अगर कोई भी डाउट हो भाई कि ये चीज समझ ना आई हो कि कैसे एक सॉफ्टवेयर भी जब एक इंस्ट्रक्शन और डेटा के रूप में स्टोर हो रहा है मेन मेमोरी में, तो इन इंस्ट्रक्शंस को मिला के एक प्रोग्राम बना और बहुत सारी प्रोग्राम्स को मिला के एक सॉफ्टवेयर बना। तो जब इंस्ट्रक्शन इस तरीके से स्टोर हो रहा है तो एक सॉफ्टवेयर को हम ये नहीं कह सकते कि वो भी एक इंस्ट्रक्शन और डेटा को लेके चलता है साथ में। और यही इंस्ट्रक्शंस और डेटा बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में जब मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं तो प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं। क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? चलिए भाई, तो भैया कंप्यूटर सिस्टम को अगर हम कहें, कंप्यूटर सिस्टम को अगर हम कहें कि भाई एक टिपिकल कंप्यूटर सिस्टम कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। किस किस का? अ टिपिकल कंप्यूटर सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। मतलब एक पूरी की पूरी डिवाइस को कंप्यूटर सिस्टम कब कहा जाएगा? जब उसमें कुछ सॉफ्टवेयर हो और कुछ हार्डवेयर हो। भाई मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और कैबिनेट रख देने से सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम नहीं बन जाता, या अकेला एक सॉफ्टवेयर एक पेन ड्राइव में लेकर रखने से एक कंप्यूटर सिस्टम नहीं बन जाता। जब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर साथ आते हैं, क्या आते हैं? प्लस दिख रहा है भाई, जब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर साथ आते हैं तभी भाई तभी एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। क्लियर हो गया? तो मतलब कंप्यूटर सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो भैया इसी के साथ साथ एक चीज और बता दूं, एक टर्म होता है प्लेटफॉर्म। ये मैंने मेरे ख्याल से मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, लेकिन फिर से बता देती हूं। भाई कंप्यूटर सिस्टम कॉम्बिनेशन होता है या कॉम्बिनेशन होता है सॉफ्टवेयर का और हार्डवेयर का। तो भैया एक टर्म आता है जिसका नाम है प्लेटफॉर्म। क्या टर्म है भाई? टर्म है आपका प्लेटफॉर्म। क्या होता है प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म भी होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन। बहुत सारे सॉफ्टवेयर या बहुत सारे हार्डवेयर, क्या वो कहलाता है एक प्लेटफॉर्म? नहीं, प्लेटफॉर्म होता है कंप्यूटर का हार्डवेयर। प्लेटफॉर्म होता है कंप्यूटर का हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब यहां क्या हुआ? आपका सीपीयू, आपका मेमोरी, आपका इनपुट डिवाइस, आपका आउटपुट डिवाइस, प्लस कंप्यूटर का हार्डवेयर, प्लस आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड जो ओएस है, दैट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके कंप्यूटर के वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो प्रोसेसिंग में काम आते हैं और आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब वो साथ में आते हैं तो वो एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। और ये चीज हम आगे हो सकता है बहुत बार एनकाउंटर करें। तो इससे पहले कि आपको कहीं और प्लेटफॉर्म के बारे में पता चले, मैंने ये चीज यहां पे क्लियर कर दी है कि भैया एक कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, अब वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, ऑपरेटिंग सिस्टम तो होता ही होता है, प्लस उसके अलावा और भी जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो सारे जब साथ में आते हैं हार्डवेयर के साथ तो एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करती हूं एक प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म होता है कंप्यूटर के उन हार्डवेयर कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन जो प्रोसेसिंग में काम आते हैं, प्लस आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड जो ओएस है, जब ये साथ में आते हैं तो एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। चलिए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैन कंप्लीट एनी टास्क टुगेदर। भाई जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर साथ आता है ना, जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर साथ आता है तो वो कोई भी काम साथ में कर ले जाता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना अधूरा है और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना अधूरा है। मतलब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं। तो भैया सॉफ्टवेयर को चाहिए हार्डवेयर ऑपरेट करने के लिए और हार्डवेयर को चाहिए सॉफ्टवेयर ऑपरेशन कराने के लिए। क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर हुई है? जल्दी जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे कि ये चीज क्लियर हुई है कि नहीं हुई है। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ, आओ भाई। ईच सॉफ्टवेयर इज रिटन फॉर सम कंप्यूटेशनल पर्पस। बिल्कुल सही बात है, हर सॉफ्टवेयर को लिखने के पीछे एक एजेंडा होता है। मैंने कहा कि मैंने बोल रही हूं आपसे एमएस वर्ड, और बोल रही हूं मैं आपसे पेंट, और मैंने आपसे बोल दिया, चलो भाई मैंने आपसे बोल दिया गूगल क्रोम। ठीक है, अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जिनके अलग अलग काम है। भाई एमएस वर्ड, या आप अगर जानते हो राइटर एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि हम राइटर पढ़ के आए हैं तो भैया एमएस वर्ड हो सकता है आपने ना पढ़ा हो। राइटर एप्लीकेशन, पेंट, गूगल क्रोम, अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं और ये अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग काम करते हैं कि नहीं करते हैं? बताओ। क्या मैं आपसे कह सकती हूँ कि भैया राइटर एप्लीकेशन पे कोई वेब पेज खोल के दिखाओ, या मैं आपसे कह दूं कि पेंट सॉफ्टवेयर के अंदर आप एक वर्ड फाइल बना दो, या मैं आपसे कह दूं कि गूगल क्रोम के अंदर जाके आप एक पेंट बना दो या आप एक इमेज क्रिएट कर दो? क्या ऐसा होता है?
नहीं, हर सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के पीछे एक एजेंडा होता है। हर सॉफ्टवेयर किसी एक कंप्यूटेशनल टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया जाता है। जैसे कि राइटर एप्लीकेशन या फिर एमएस वर्ड हमने डिजाइन किया है, ये सॉफ्टवेयर हम डिजाइन करते हैं टू क्रिएट सर्टेन डॉक्यूमेंट फाइल्स। पेंट सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट सर्टेन इमेजेस, एंड गूगल क्रोम जो कि एक वेब ब्राउजर है, उसका इस्तेमाल हम करते हैं टू ब्राउज सर्टेन वेब पेजेस ऑन द वेब। इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए हमें जो वेब ब्राउजर्स हैं, जो गूगल क्रोम है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या है? मतलब सिर्फ इतना सा है कि भाई कोई भी सॉफ्टवेयर जो अभी तक बना है, जो भी सॉफ्टवेयर आज तक की डेट में बना है, हर सॉफ्टवेयर को बनाने के पीछे एक टास्क होता है, एक एम होता है कि भैया ये मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूं तो ये सॉफ्टवेयर ये काम करके देगा, और इसी काम को कराने के लिए मैं ये सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा हूं या कर रही हूं। मतलब ईच सॉफ्टवेयर इज रिटन फॉर सम स्पेसिफिक कंप्यूटेशनल, अगर स्पेसिफिक लिखा जाए तो और भी ज्यादा बेटर होगा, फॉर सम स्पेसिफिक कंप्यूटेशनल पर्पस, कि हर सॉफ्टवेयर को बनाने के पीछे कोई ना कोई एजेंडा, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, और उसी एजेंडा और उसी ऑब्जेक्टिव को वो सॉफ्टवेयर फुलफिल करता है, उसके अलावा और कोई एजेंडा नहीं करेगा। मैं अगर आपसे कह दूं कि पेंट सॉफ्टवेयर के अंदर जाके वेब ब्राउजर खोल लो, या पेंट सॉफ्टवेयर के अंदर जाके आप youtube.com खोल लीजिए या magicbrains.com खोल लीजिए, तो क्या खोल पाएंगे? क्या आपके सामने वेब पेज आएगा मैग्नेट ब्रेन्स का पेंट सॉफ्टवेयर के अंदर? नहीं। उसके लिए आपको किसकी जरूरत होगी? उसके लिए आपको गूगल क्रोम की ही जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी भाई, बता दो। या आपसे कह दिया जाए कि भैया एमएस वर्ड पे जाओ और एक प्रेजेंटेशन बना दो, एमएस वर्ड पे जाइए या राइटर पे जाइए और प्रेजेंटेशन बना दीजिए, क्या आप बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर अलाउ ही नहीं करेगा। हर सॉफ्टवेयर अपने साथ कुछ ना कुछ स्पेसिफिक थिंग्स लेके आता है, किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए ही सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जाता है, और वो सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ वही टास्क परफॉर्म कर सकेगा, कोई अदर टास्क नहीं। ये तो मतलब वही बात हो गई भाई, ये तो मतलब वही बात हो गई कि भैया आपने लता मंगेशकर जी से कह दिया, जो हमारी ऑनरेबल सिंगर थी, लेट हमारी जो लता मंगेशकर जी थी, उनसे आपने कह दिया कि भाई आप जाके क्रिकेट खेला। या सचिन तेंदुलकर जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनसे हमने कह दिया कि आप जाके स्टूडियो में जाके गाना गाइए। भैया हर इंसान की अपनी खुद की खूबी होती है, तो जब इंसान हर काम नहीं कर सकता तो एक सॉफ्टवेयर से हम कैसे उम्मीद लगा सकते हैं? क्लियर हुआ? चलिए, एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स, जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ओएस, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि आपका उबंटू, विंडोज 7 एंड 10, ये हमारे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स भी, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये भी हम देखेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं सॉफ्टवेयर्स के जो हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। आइए, वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स, लिब्रे ऑफिस राइटर और एमएस वर्ड, ये हमारे वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स हैं। वीडियो प्लेयर जैसे कि वीएलसी प्लेयर, वीएलसी प्लेयर के अलावा और कौन सा मीडिया प्लेयर है भाई? अगर आप जानते हो किसी अदर वीडियो प्लेयर के बारे में तो जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे। सिर्फ वीएलसी मीडिया प्लेयर ही होता है जिसमें आप बहुत सारी एक्साइटिंग वीडियो फाइल्स प्ले कर सकते हैं, या कोई अदर मीडिया प्लेयर भी है? चलिए जाइए बताइए भाई। मैं तो एक को जानती हूँ जिसका नाम है विंडोज मीडिया प्लेयर। आप जानते हैं किसी अदर मीडिया प्लेयर का नाम? तो बिल्कुल बता सकते हो भाई, बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे हैं। तो वीडियो प्लेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर, चाहे वीएलसी प्लेयर हो या हो आपका विंडोज मीडिया प्लेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें आप किसी वीडियो फाइल को या एक ऑडियो फाइल को ही प्ले कर सकते हो। इसमें आप पेंट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप किसी वीडियो फाइल या फिर किसी ऑडियो फाइल को ही प्ले करा सकते हो। ठीक है, आ जाओ। फोटो एडिटर्स जैसे कि पेंट एंड लिब्रे ऑफिस ड्रॉ, ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है जहां पे आप पेंट कर सकते हैं। क्लियर हुआ भाई लोग? क्लियर हो चुका है भाई? मतलब सिर्फ इतना सा है कि अलग अलग सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के पीछे एक मोटिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, और उसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हर सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है। चलिए जाइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आपको अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया है उसमें कोई भी डाउट हो तो चलिए जल्दी से जाइए और बताइए। चलिए ओके, तो भाई ये थे हमारे कुछ सॉफ्टवेयर्स, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी हेल्प से हमने जाना कि हर एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के पीछे होता है एक बेसिक आइडिया, एक बेसिक ऑब्जेक्टिव, एक बेसिक एम। हर एक सॉफ्टवेयर जब भी डेवलप होगा तो किसी स्पेसिफिक टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए ही डेवलप किया जाता है। तो भाई इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं इस एक्साइटिंग से टॉपिक में। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनके बारे में जानकारी होना तो चाहिए। पहला, सॉफ्ट कॉपी। व्हाट इज अ सॉफ्ट कॉपी? क्या होता है एक सॉफ्ट कॉपी? इसको अगर हम ना भी पढ़ें तब भी हम सबको इसका आंसर पता है।
हम सबको इसका आंसर पता है कि एक सॉफ्ट कॉपी क्या होता है। अ सॉफ्ट कॉपी इज एनी डॉक्यूमेंट और इमेज स्टोर्ड ऑन दी हार्ड डिस्क ऑन पेन ड्राइव। और सिर्फ हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव ही नहीं, आपके कंप्यूटर सिस्टम में कहीं रैम में भी कोई एक चीज रखी है तो वो भी एक सॉफ्ट कॉपी है। एनीथिंग विच इज नॉट फिजिकली टच्ड, ऐसी चीज जिसको आप ऑपरेट कर सके, जिस पर कुछ काम कर सके पर फिजिकली उसको टच ना कर सके, वो एक सॉफ्ट कॉपी ही तो होती है। और सॉफ्ट कॉपी की एक फॉर्मल डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो फॉर्मल डेफिनेशन तो हमारे पास ये रही कि कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी इमेज एटसेट्रा, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी इमेज, कोई भी वीडियो फाइल, कोई भी ऑडियो फाइल, कुछ भी तरीके की फाइल, एक फाइल होना चाहिए। कोई भी फाइल जो किसी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेन मेमोरी, एनी अदर सेकेंडरी स्टोरेज कहीं पर भी स्टोर्ड हो तो वो एक सॉफ्ट कॉपी बन जाती है। और उसी के अगेंस्ट आता है आपका हार्ड कॉपी। तो भाई ऐसी चीज जिसको हम फिजिकली टच कर सके वो एक हार्ड कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी का प्रिंटेड फॉर्मेट एक हार्ड कॉपी है। प्रिंटर की हेल्प से हम किसी भी सॉफ्ट कॉपी को प्रिंटेड फॉर्मेट में अपने तक ला सकते हैं। वो जो प्रिंटेड फॉर्मेट है जिसको फिजिकली हम टच कर सकते हैं वो एक हार्ड कॉपी ही तो है। जैसे कि किसी भी एक डॉक्यूमेंट फाइल का प्रिंट निकाल के आपको एक पेपर में देना एक हार्ड कॉपी है। देख लें क्या, द प्रिंटेड डॉक्यूमेंट और एन इमेज, मतलब एक डॉक्यूमेंट या एक इमेज जो किसी हार्ड डिस्क में, किसी पेन ड्राइव में या किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर्ड है तो वो एक सॉफ्ट कॉपी है। और उसी डॉक्यूमेंट और उसी इमेज का प्रिंटेड फॉर्मेट बन जाता है आपका हार्ड कॉपी। तो भाई ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बस कुछ ब्रशअप हो रहे हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे, जिससे कि नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत से पहले, नई चीजों के आगाज से पहले पुरानी चीजें ब्रशअप होना जरूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एंटायर चैप्टर आपके पुराने पढ़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनका एक शॉर्ट रिवीजन है। जी हाँ, चलिए आइए। हार्डवेयर, फिजिकल कंपोनेंट्स, थिंग्स सीन एंड टच्ड। हार्डवेयर क्या होता है? सॉरी, हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर होते हैं आपके फिजिकल कंपोनेंट्स। हार्डवेयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फिजिकल कंपोनेंट्स। अलग अलग फिजिकल कंपोनेंट्स जब साथ में आते हैं तो एक सिंगल हार्डवेयर बनाते हैं। जैसे कि एक कंप्यूटर सिस्टम रखता है अपने साथ बहुत सारे इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट्स, रैम, सेकेंडरी स्टोरेज, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ALU, CU, रजिस्टर्स, मेन मेमोरी। क्या है ये सारे के सारे आपके इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स या फिजिकल कंपोनेंट्स जब साथ में आते हैं तो एक सिंगल हार्डवेयर बनाते हैं। और उस सिंगल हार्डवेयर का क्या नाम है आप बताओगे? जब मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, ALU, CU, रजिस्टर्स, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, ये सारे के सारे इंडिविजुअल फिजिकल कंपोनेंट्स जब साथ में आते हैं तो एक हार्डवेयर बनाते हैं। और उस हार्डवेयर का नाम क्या है आप जानते हो? मैं जानती हूं कि आप जानते हो, और अगर जानते हो तो जाइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में और बताइए हमको व्हाट इज द नेम ऑफ दिस हार्डवेयर व्हिच कंप्राइजेस ऑफ ऑल दीज फिजिकल कंपोनेंट्स। चलिए भाई जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। भाई हार्डवेयर होता है फिजिकल कंपोनेंट्स का कलेक्शन, थिंग्स सीन एंड टच। और ये जो हार्डवेयर बनता है इसको आप देख भी सकते हो प्लस इसको आप छू भी सकते हो। दिस हार्डवेयर इज केपेबल टू बी सीन एंड एज वेल एज टच्ड। चलो आ जाओ, एग्जाम्पल देख लीजिए। रैम, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, CPU, क्या है? ये सारे के सारे आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। कैसे कंपोनेंट्स हैं भाई लोग? ये सारे के सारे आपके हार्डवेयर ही तो है कि नहीं? और भाई ये सारी की सारी चीजें, सारे के सारे फिजिकल कंपोनेंट्स, चाहे रैम हो, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे प्रिंटर हो, चाहे मॉनिटर हो या हो आपका CPU, ये सारे फिजिकल कंपोनेंट्स जब साथ में आते हैं तो एक सिंगल हार्डवेयर बनाते हैं, जिसका आंसर मैंने कमेंट सेक्शन में आपसे मांग लिया है। उम्मीद करती हूं कि वो आंसर आप मुझे जरूर देंगे। चलिए आइए, अब बात अगर हार्डवेयर की हो चुकी है, बहुत सारे फिजिकल कंपोनेंट्स जब साथ आ रहे हैं तो एक सिंगल हार्डवेयर बना रहे हैं, तो बात सॉफ्टवेयर की क्यों ना हो। हार्डवेयर की बात हो गई तो सॉफ्टवेयर की भी तो बारी आएगी। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का सेट। क्या कहलाता है? जल्दी जाओ कमेंट सेक्शन में और बताओ भाई, जल्दी जाओ भाई, जल्दी जाओ और बताओ। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाता है भाई? बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का सेट। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का सेट्स कहलाता है आपका
एक प्रोग्राम बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का एक सेट एक प्रोग्राम बनाता है। तो एक सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम और डेटा को कंटेन करता है। अ सॉफ्टवेयर कंप्राइजेस ऑफ वेरियस इंस्ट्रक्शंस, दैट मीन्स वेरियस प्रोग्राम्स एंड डेटा। A program and data that makes hardware functional to complete the desired task. सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्राम और डेटा का कलेक्शन। मतलब कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई जो सॉफ्टवेयर होता है अगर ये मेरा सॉफ्टवेयर है, अगर भाई ये मेरा सॉफ्टवेयर है तो इस एंटायर सॉफ्टवेयर में ये मेरा अगर सॉफ्टवेयर है, ठीक है मैम, मान लिया, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, ये हमारा सॉफ्टवेयर है, मान लिया। तो भाई ये अगर मेरा सॉफ्टवेयर है तो ये सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन होता है। कुछ लोग इसे कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कुछ लोग इसे कॉम्बिनेशन बोलते हैं। भाई प्रोनाउंसिएशन तो कॉम्बिनेशन ही सही है। तो भाई सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन होता है कितनी चीजों का? 2 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है भाई लोग, 2 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। किन किन का भाई, किन किन का? चलो देख लें, क्या आ जाओ। किन किन का कॉम्बिनेशन होता है? एक सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन होता है मैम प्रोग्राम्स का, और होता है किसका? और होता है ये डेटा का। ये बात आप सबने जानी, ये बात लिखी हुई है कि एक सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन होता है प्रोग्राम्स का और डेटा का। चलिए मैम, मान लिया। और यही प्रोग्राम्स और यही डेटा साथ में मिलकर कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी हेल्प से हार्डवेयर जिसके अंदर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है वो हार्डवेयर कुछ काम कर सके। द सॉफ्टवेयर दैट कैरीज और दैट कंप्राइजेस ऑफ प्रोग्राम्स एंड डेटा मेक्स एनी हार्डवेयर फंक्शनल। ये जो सॉफ्टवेयर है ये किसी हार्डवेयर को फंक्शनल बनाता है। सबसे पहली लाइन जो हमने इस टॉपिक की शुरुआत में पढ़ी थी कि भाई हार्डवेयर अपने आप कुछ नहीं है। एक हार्डवेयर अकेला रखा हुआ एक खाली डिब्बा है अगर उसमें एक ऐसा इंटरफेस इंस्टॉल ना हो जो उसको काम लायक बना सके। इट शुड हैव एन इंटरफेस दैट कैन मेक इट फंक्शनल, दैट इज द सॉफ्टवेयर। एंड हार्डवेयर, अ हार्डवेयर इन इटसेल्फ और बाय इटसेल्फ इज ऑफ नो यूज until and unless an interface is installed in it that allowed that hardware to be functional or to perform some task, right? तो भाई एक हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के कुछ नहीं है। तो भैया वाइस वर्सा केस भी सही जाता है कि एक सॉफ्टवेयर भी एक हार्डवेयर के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा है क्या? ऐसा है नहीं। आज की जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस हो चुकी है कि भाई सबसे पहले ये बोला जाता था कि अगर एक हार्डवेयर है ना तो उसको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है ही है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हार्डवेयर का कोई महत्व नहीं है। रखा हुआ खाली डिब्बा है बस एक हार्डवेयर, अगर उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है। ये बात हम समझ गए। लेकिन इसी चीज को देखते हुए पहले के जमाने में ये भी बोल दिया जाता था कि भाई अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना कुछ नहीं तो सॉफ्टवेयर भी हार्डवेयर के बिना कुछ नहीं। ये पहले तो एप्लीकेबल था कि भाई सॉफ्टवेयर हमने बना दिया लेकिन उसको चलाने के लिए अगर कोई हार्डवेयर कंपोनेंट मेरे पास नहीं है तो वो सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है। तो मैम आप एक बात बताओ, आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहती हूं कि भाई ये जो थ्योरी है ना, ये वाली, ये तो सही है और ये आज भी एप्लीकेबल है कि एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर के बिना एक खाली डब्बा ही होता है, एक ब्लैंक बॉक्स ही होता है। लेकिन एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना काम नहीं करेगा, ये अब थोड़ा सा क्वेश्चन हो गया है। आप जानते हैं इसका आंसर कि मैम ऐसा क्यों बोल रही है? तो जल्दी जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि क्या एक सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के काम कर सकता है? चलिए जल्दी से बताइए। ओके भाई, तो मैंने एक क्वेश्चन के साथ आप लोगों को छोड़ा था कि भाई हार्डवेयर तो बिना सॉफ्टवेयर के कुछ नहीं है, लेकिन क्या एक सॉफ्टवेयर को भी ऑपरेशनल होने के लिए, काम करने के लिए एक हार्डवेयर की जरूरत है? भाई इसका आंसर मैं उम्मीद करती हूं कि कुछ लोगों ने जरूर दिया होगा, कुछ लोगों ने तकाजे लगाए होंगे, कुछ लोगों ने कुछ सही भी बोला होगा, कुछ गलत भी बोला होगा, पर कोई बात नहीं, आपको सही आंसर देने के लिए हम यहाँ पे हैं। आपका अपना मैग्नेट ब्रेन्स यहाँ पे है, आपकी शुभा मैम यहाँ पे हैं। तो भाई मेरा क्वेश्चन ये था कि हार्डवेयर तो सॉफ्टवेयर के बिना एक खाली डिब्बा है भाई। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, कैबिनेट कुछ नहीं है बिना एक ऑपरेटिंग सिस्टम के। ये बात सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप बैठ रखे रहो,
कोई दिक्कत नहीं, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, कैबिनेट है, रखे रहो, कोई टेंशन नहीं, चलेगा ही नहीं क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है। तो भाई एक हार्डवेयर तो एक सॉफ्टवेयर के बिना अधूरा है। लेकिन क्या एक सॉफ्टवेयर भी हार्डवेयर के बिना अधूरा है? उतना ही अधूरा है भाई, उतना ही अधूरा है। तो भाई एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना उतना अधूरा नहीं है। जी हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग सुना है? क्लाउड कंप्यूटिंग सुना है? वेब सर्वर सुना है? वेब सर्वर में क्या पढ़ा था हमने? याद करो, क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशंस। क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशंस में किसके बारे में पढ़ा था भाई? वेब सर्वर के बारे में पढ़ा था। और एक वेब सर्वर एक कंप्यूटर भी हो सकता है और एक सिंगल सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। आप एक वेब सर्वर को एक कंप्यूटर के रूप में भी कहीं इंस्टॉल कर सकते हो, प्लस उस सॉफ्टवेयर को आप क्लाउड पे डाल के भी चला सकते हो। तो क्या अब एक सॉफ्टवेयर को एक हार्डवेयर की जरूरत पड़ी है? नहीं पड़ी ना। तो भाई हार्डवेयर को तो सॉफ्टवेयर की जरूरत है काम करने के लिए, लेकिन सॉफ्टवेयर को हर बार हार्डवेयर की जरूरत पड़े ये जरूरी नहीं। ये पहले होता था, पहले एक सॉफ्टवेयर को भी एक हार्डवेयर की जरूरत पड़ती थी। भाई कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, मान लिया आज भी ये है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को काम करने के लिए एक बाकायदा कंप्यूटर आर्किटेक्चर, एक हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। उसको जरूरत पड़ती है एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, एक प्रोसेसर की, एक मेन मेमोरी की, इनपुट डिवाइस की, आउटपुट डिवाइस की। उसको पूरे इस आर्किटेक्चर की, इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जिनको इन सारे के सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैंने दिया है वेब सर्वर का। और एक और कॉन्सेप्ट आज के टाइम पे चल रहा है जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है सरफेस कंप्यूटिंग। कौन सा कंप्यूटिंग भाई लोग? कौन सा कंप्यूटिंग? जिसका नाम है सरफेस कंप्यूटिंग। आयरन मैन देखिए, आप में से जितने भी लड़के होंगे ना, एंड नॉट इवन बॉयज, गर्ल्स भी हैं जिन्होंने आयरन मैन देखी होगी। भाई रॉबर्ट डाउनी जूनियर की मूवी है भाई, रॉबर्ट डाउनी जूनियर की मूवी है कि नहीं है भाई? सरफेस कंप्यूटिंग। उसमें देखा है जो आयरन मैन होता था वो क्या करता था? वो हवा में पूरी कंप्यूटिंग करता था। पूरा उसने लिखा, पूरा जो उसका जितना भी डेटा है पूरा का पूरा हवा में आ जाता था, वो वहां से चलाता था, करता था। दैट इज सरफेस कंप्यूटिंग। कि आप एयर में भी अपना सॉफ्टवेयर चला सकते हो क्योंकि एयर एक मीडियम की तरह एक्ट करती है। चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशंस, या क्लास 9th भी कह सकते हो भाई। क्लास 9th में भी पढ़ा है हमने किसके बारे में? गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया के बारे में। क्लास 9th कंप्यूटर एप्लीकेशंस, चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड मल्टीमीडिया बेसिक्स। उसमें हम पढ़ चुके हैं वायर्ड एंड वायरलेस मीडिया के बारे में। तो भाई ये इंफॉर्मेशन आपके चैप्टर में नहीं था, ये मैं आपको थोड़ा एडिशनल बता रही हूं क्योंकि सॉफ्टवेयर के बारे में बात चली है। तो भाई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कितना हार्मोनियस रिलेशन है ये भी हमको पता होना चाहिए। तो भाई हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर के बिना अधूरा है, ये बात तो बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। आपका खुद का स्मार्टफोन, चाहे आप आईफोन यूजर हो, चाहे आप OnePlus यूजर हो, या आप किसी भी फोन को यूज करते हो, किसी भी स्मार्टफोन को यूज करते हो, वो फोन अगर उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे एंड्रॉइड यूजर हो, चाहे iOS हो, चाहे गूगल हो, चाहे विंडोज हो, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने स्मार्टफोन के अंदर इस्तेमाल करते हो, अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो जाता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आपका फोन एक डिब्बा ही तो है, एक खाली बॉक्स ही तो है। उसमें जो सॉफ्टवेयर है अगर वो काम नहीं कर रहा तो आपका फोन भी काम नहीं करेगा। क्लियर? तो एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर के बिना अधूरा आज भी है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर आज के टाइम पे विथ सच एन एडवांसमेंट इन द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये पहले होता था कि एक सॉफ्टवेयर को भी हार्डवेयर की जरूरत पड़ती ही पड़ती थी, लेकिन आज के टाइम पे ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं जिनको हार्डवेयर की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया भाई? चलो भाई, तो क्लियर हो चुका है, तो अब आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज प्रोग्राम्स एंड डेटा। क्योंकि ये बहुत सारे प्रोग्राम्स और बहुत सारे डेटा का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। अ सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज अ प्रोग्राम एंड डेटा दैट मेक्स हार्डवेयर फंक्शनल। यही वो चीज है, सॉफ्टवेयर ही वो एंटिटी है जो किसी हार्डवेयर को फंक्शनल बनाती है। इसलिए एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर के बिना अधूरा है। Okay, a set of instructions and data that makes hardware functional to complete the desired task, that is the software. तो भाई क्लियर हो गया? सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस। अगर आप जानना चाहते हैं और भी इस चीज के बारे में तो कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए कि आप ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं जिसको हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने में तो मैं उस पर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मुझे कमेंट करना होगा।
पिन करना होगा कि मैम हम जानना चाहते हैं उन सॉफ्टवेयर के बारे में जिनको हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए भाई आगे बढ़ लें। ओके, बढ़ने से पहले यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, ये है आपका उबंटू। उबंटू क्या है भाई? ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ओरेकल वर्चुअल बॉक्स ये आपका एक सॉफ्टवेयर है। विंडोज 10 ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये है हमारा क्या? ये है हमारा एक नॉर्मल प्रिंटर। क्या है भाई? दिस इज अ प्रिंटर। ये हमारा एक प्रिंटर है। तो मतलब ये एक सॉफ्ट कॉपी है और ये जो प्रिंटर है इसकी हेल्प से हम एक हार्ड कॉपी भी ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? जल्दी जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए भाई, जल्दी बताइए। नीड ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर समझ लिया, हार्डवेयर समझ लिया, सॉफ्ट कॉपी समझ ली, हार्ड कॉपी समझ ली। अब एक सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहला जो पॉइंट है जो हम अभी तक समझ चुके हैं कि किसी भी हार्डवेयर को फंक्शनल बनाने के लिए, उस हार्डवेयर से किसी काम को अकम्प्लिश कराने के लिए उस हार्डवेयर में एक ऐसे इंटरफेस को इंस्टॉल करना जरूरी होता है जो उसको फंक्शनल बना सके। ये बात हमने समझ ली। और वो जो इंटरफेस है वो आपका सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहला नीड तो सॉफ्टवेयर का हम समझ चुके हैं कि भाई सॉफ्टवेयर किस लिए यूज होता है। द नीड फॉर सॉफ्टवेयर इज टू मेक हार्डवेयर फंक्शनल। किसको फंक्शनल बनाना है? हमें हार्डवेयर को फंक्शनल बनाना है। टू मेक हार्डवेयर फंक्शनल। किसी भी हार्डवेयर को अगर मैं फंक्शनल बनाना चाहती हूं तो ऐसे सिनेरियो में हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। द नीड फॉर सॉफ्टवेयर इज टू मेक एनी हार्डवेयर फंक्शनल टू परफॉर्म और टू अकम्प्लिश सम टास्क। दैट इज व्हाई द सॉफ्टवेयर इज नीडेड। पहली चीज आइए, पर्पस ऑफ अ सॉफ्टवेयर टू मेक कंप्यूटर हार्डवेयर यूजफुल एंड ऑपरेशनल। देख लीजिए भाई सही लिखा है, सॉरी। भाई किसी भी कंप्यूटर के हार्डवेयर को, किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेशनल बनाने के लिए, फंक्शनल बनाने के लिए, यूजफुल बनाने के लिए, टू अकम्प्लिश सम टास्क, हमको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। टू मेक कंप्यूटर हार्डवेयर यूजफुल एंड ऑपरेशनल। ऑपरेशनल का क्या मतलब होता है कि भैया हार्डवेयर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। इस चीज को अकम्प्लिश करने के लिए हमको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। चलिए मैम, it is a software that knows how to make different hardware components of a computer work। भाई बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। वो सॉफ्टवेयर ही है भाई लोग। कौन है भाई? कौन है? वो सॉफ्टवेयर ही है जिसको पता होता है, जिसको ये पता होता है कि एक हार्डवेयर के बहुत सारे फिजिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, हमने क्या पढ़ा कि एक हार्डवेयर बहुत सारे फिजिकल कंपोनेंट्स का कलेक्शन है। तो भाई एक हार्डवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है ना, वो सॉफ्टवेयर ही होता है जिसको पता होता है कि इस हार्डवेयर के अलग अलग फिजिकल कंपोनेंट्स को किस तरीके से काम करवाना है। ये हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर जो होता है उसी को पता होता है भाई कि इस हार्डवेयर के अलग अलग फिजिकल कंपोनेंट्स से कैसे काम कराना है और क्या क्या काम कराना है। चलिए देख लीजिए, द सॉफ्टवेयर नोज हाउ टू मेक डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स, अलग अलग हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर वर्क एंड कम्युनिकेट। अब भाई एक हार्डवेयर में अगर एक्स आपके फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, एक हार्डवेयर है और उस हार्डवेयर में अगर आपके एक्स फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, कंसिडर कर लो भाई, कंसिडर कर लो ये मेरा कंप्यूटर हार्डवेयर है। इस कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर, इस कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3, कंपोनेंट 4, कंपोनेंट 5 फिजिकल कंपोनेंट्स हैं। तो ये पांचों के पांचों फिजिकल कंपोनेंट्स, मैं अभी यहाँ पे किसी भी कंपोनेंट को कोई भी नाम नहीं दे रही हूँ कि कौन सा रैम है, कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है। सिर्फ इतना समझो, एक हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर के अंदर ये 5 फिजिकल कंपोनेंट्स हैं और इन पांचों फिजिकल कंपोनेंट्स को हमें आपस में क्या कराना है? कम्युनिकेट कराना है। क्या कराना है भाई? क्या कराना है? कम्युनिकेट कराना है। तो भाई ये पांचों के पांचों फिजिकल कंपोनेंट्स किस तरीके से आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ये कौन डिसाइड करता है?
एक सॉफ्टवेयर। ये पांचों के पांचों कंपोनेंट्स आपस में किस तरीके से किसी काम को अकम्प्लिश करेंगे, ये कौन डिसाइड करता है? एक सॉफ्टवेयर। यूजर के द्वारा दिया हुआ डेटा इन पांचों के पांचों कंपोनेंट्स में किस तरीके से फ्लो होगा, ये कौन डिसाइड करता है? एक सॉफ्टवेयर ही डिसाइड करता है। तो भाई सॉफ्टवेयर तभी इतना इंपॉर्टेंट है एक हार्डवेयर के लिए, तभी बोला जाता है कि एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर के बिना अधूरा है। चलिए देखिए, इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट नोज हाउ टू मेक डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर वर्क एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर। भाई अगर इन सारे के सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को साथ में मिलके एक काम करना होगा तो उसके लिए इन सारे कंपोनेंट्स को आपस में कम्युनिकेशन भी तो करनी पड़ेगी। भाई एक टीम को अगर कोई काम दिया गया है, एक कंपनी में कोई प्रोजेक्ट आया है और वो प्रोजेक्ट किसी एक टीम को हैंड ओवर किया गया है, तो उस टीम के द्वारा उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली अकम्प्लिश करने के लिए उस टीम के जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें आपस में बातचीत तो करनी पड़ेगी। दे हैव टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन सम और द अदर वे, तभी कोई काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आज अगर हमें कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर के सॉफ्टवेयर टॉपिक को समझना था तो उसके लिए मुझे और आपको आपस में कम्युनिकेट करना पड़ा, इंटरैक्ट करना पड़ा, तब जाके तो हम इस चैप्टर को धुन पा रहे हैं, इसको फोड़ पा रहे हैं। है बात कि नहीं? तो भाई यही है कि इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट नोज हाउ टू मेक डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर वर्क एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर एज वेल एज विद द एंड यूजर। सिर्फ अपने आप से ही नहीं, हार्डवेयर के इतने सारे कंपोनेंट्स अपने आप से ही कम्युनिकेट करें, यही चीज सॉफ्टवेयर डिसाइड नहीं करता। ये सारे के सारे फिजिकल कंपोनेंट्स एक यूजर से कैसे इंटरैक्ट करेंगे, ये भी डिसाइड करने वाला आपका सॉफ्टवेयर ही है। तो भैया सॉफ्टवेयर कहलाता है आपका डायरेक्टर, महाराजा। क्या कहलाता है? महाराजा। एक वही कहानी हो गई ना कि एक देश में होता है एक प्रधानमंत्री और होता है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सबसे ऊंचे पद का होता है। हमारे देश में अभी जो हमारी रिस्पेक्टेड मिस द्रौपदी जो मुर्मू हैं वो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, और हमारे देश में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है दैट इज डॉक्टर नहीं होंगे, मतलब मिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी। ठीक है भैया, नरेंद्र दामोदर मोदी, जिसको जो बोलना है बोल सकता है, भाई नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। तो भाई आज के टाइम पे अगर आप प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर की बात करो तो सबसे ऊंचे पद पे तो प्रेसिडेंट रहता है और उससे एक जस्ट नीचे पद पे रहता है प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इस पूरे देश को जो चलाता है वो आपका प्राइम मिनिस्टर ही होता है। सिमिलरली आपका हार्डवेयर है प्रेसिडेंट, ऊपर से सबसे ऊपर पद में आपका हार्डवेयर होगा, उसके अंदर जो इंस्टॉल्ड है दैट इज द सॉफ्टवेयर जो पूरा डायरेक्शन देता है। अब क्लियर हुआ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का रिलेशनशिप? चलिए बताइए जल्दी से। ओके भाई, तो क्लियर हुआ है क्या कि हार्डवेयर कैसे एक सॉफ्टवेयर के बिना अधूरा होता है। तो भाई इसी चीज के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन यूजर्स एंड द हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ एक हार्डवेयर के लिए ही नहीं एक इंटरफेस की तरह काम करता है, ये एंड यूजर के लिए भी एक इंटरफेस की तरह ही काम करता है। किसके लिए? एक एंड यूजर के लिए भी ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है। देख लो भाई कि भाई सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर के लिए एक इंटरफेस की तरह काम करना नहीं, सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर के लिए भी एक इंटरफेस है और एक यूजर के लिए भी इंटरफेस है। अगर मैं एक यूजर हूं और मुझे हार्डवेयर से कोई काम कराना है तो उस हार्डवेयर तक मेरा इंस्ट्रक्शन, मेरा इनपुट कौन लेके जाएगा? मेरा इंस्ट्रक्शन, मेरा इनपुट कंप्यूटर हार्डवेयर तक वो सॉफ्टवेयर ही लेके जाएगा भाई, और कोई लेके नहीं जाएगा। तो एक सिंगल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के लिए भी और तो और वही सॉफ्टवेयर आपके लिए भी, आप सबके लिए भी एक इंटरफेस की तरह काम करता है। तो भाई ये चीज क्लियर हुई है कि सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर एक्ट करता है एज एन इंटरफेस बिटवीन द ह्यूमन यूजर्स एंड द हार्डवेयर। चलिए बढ़िया आगे बढ़ते हैं। डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ इंटरैक्शन विथ हार्डवेयर एंड फंक्शंस टू बी परफॉर्म। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का इंटरैक्शन, डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ इंटरैक्शन, किस तरीके का इंटरैक्शन किसके साथ? विथ हार्डवेयर एंड फंक्शंस टू बी परफॉर्म। सॉफ्टवेयर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। मतलब सॉफ्टवेयर को आप 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जी हाँ, देख लीजिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या कह लीजिए आप इसको प्रोग्रामिंग टूल्स। प्रोग्रामिंग टूल्स के अंदर आते हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये जो प्रोग्रामिंग टूल है ये एडिशनल टॉपिक है इस एंटायर चैप्टर में। क्लास 11th आईपी में आपको ये वाला जो सॉफ्टवेयर था दैट इज द प्रोग्रामिंग टूल, ये जो हमारा पार्ट था ये क्लास 11th आईपी के चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। ये एक एडिशनल पोर्शन है क्लास 11 कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। इस तीनों की तीनों चीजों को हम इस पूरे चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से देखने वाले हैं, धुनने वाले हैं। तो भाई इससे पहले कि हम देखें कि कैसे सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग टूल्स में ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है, तो इतना समझना जरूरी है कि वो क्या फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड होके सॉफ्टवेयर को इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ इंटरैक्शन। एक सॉफ्टवेयर किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है एक सॉफ्टवेयर किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहा है, किससे, हार्डवेयर से, और कौन कौन से फंक्शंस अप्लाई करता है, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, इन दोनों चीजों पे डिपेंड होके सॉफ्टवेयर्स को 3 कैटेगरीज में तोड़ा गया। मोड ऑफ इंटरैक्शन विद द हार्डवेयर एंड द फंक्शनैलिटीज परफॉर्म्ड बाय द सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर किस तरीके से एक हार्डवेयर से इंटरैक्ट करेगा और इंटरैक्ट करने के बाद क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, इसको बेस रख के एक सॉफ्टवेयर को हमने 3 कैटेगरीज में यहां पे क्लासिफाई किया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो भैया जल्दी जल्दी से दौड़ लगाते हैं हर एक सॉफ्टवेयर की कैटेगरी की तरफ। इससे पहले कि हम इस पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर में आगे बढ़े कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और क्या होते हैं आपके डिफरेंट प्रोग्रामिंग टूल्स, इस पूरे के पूरे ब्लॉक डायग्राम को आप एक बार बस देख लीजिए। क्लास 11th आईपी में मैंने इस पूरे डायग्राम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यहां पे भी मैं बताने वाली हूं, बस एक बार इसमें नजर मारिए आप इस पूरे के पूरे डायग्राम में क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देख लो भाई, जल्दी से अच्छे से देख लो भाई। यहां पे दिया हुआ है आपका यूजर, मतलब कि हम लोग, ठीक है मैम। फिर दिया हुआ है यूजर इंटरफेस, मतलब एक ऐसा सॉफ्ट कॉपी, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से यूजर कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरैक्ट कर पा रहा है, ठीक है। तो मतलब यूजर और ये यूजर इंटरफेस, ये क्या है, ये जो आपको यूजर इंटरफेस दिया है ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है मैम। अलग अलग यूजर इंटरफेसेस हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको देता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऐसा इंटरफेस जहां पे यूजर अपने इंस्ट्रक्शंस देता है। सिस्टम खोलते हो, सिस्टम खोलने के बाद जैसे ही आपका सिस्टम ओपन होता है आपके सामने एक एनवायरनमेंट खुलकर आता है, स्टार्ट बटन, टास्क बार, आइकॉन्स, क्या है ये, यही है आपके यूजर इंटरफेस, यही कहलाता है आपका यूजर इंटरफेस, जहां पे आप ग्राफिक्स की हेल्प से, माउस की हेल्प से अलग अलग इंस्ट्रक्शंस अपने कंप्यूटर हार्डवेयर को दे पाते हो, तो वही है आपका यूजर इंटरफेस, ठीक है भाई। अब इस यूजर इंटरफेस के अंदर आप आइए, थोड़ा सा ना गला मेरा ठीक नहीं चल रहा है। यूजर इंटरफेस के अंदर आप आएंगे तो यहां पे मिलेंगे आपको अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बिल्कुल मिलते हैं अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग अलग काम को करने के लिए, चाहे कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, चाहे पेंट हो, MS वर्ड हो, MS एक्सेल हो, अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइंड टू परफॉर्म अलग अलग काम। जी हाँ मैम, इंग्लिश एंड हिंदी इस तरीके से बोलोगे? हाँ जी भाई, इसी तरीके से बोलना है भाई, क्योंकि अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए ही क्रिएट और डेवलप किया जाता है। तो यूजर इंटरफेस के अंदर जब आप आएंगे तो आपको मिलेंगे बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और आपको मिलने वाले हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग टूल्स। ये दोनों चीजें आपको यूजर इंटरफेस के अंदर मिलने वाली हैं। मतलब जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम को ओपन किया और ओपन करने के बाद जो यूजेबल मेरे सामने विंडो खुल के आई थी, जहां पे बहुत सारे आइकॉन्स थे, वो थे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और उन्हीं के साथ साथ होते हैं कुछ प्रोग्रामिंग टूल्स जो आपको उसी सिस्टम पे देखने को अभी मिल जाएंगे, डोंट वरी। चलिए, इसके जस्ट अंदर अगर आप आते हो तो आपको मिलते हैं सिस्टम यूटिलिटीज, मतलब अलग अलग यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम्स जो सिस्टम की लो लेवल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे सॉफ्टवेयर्स which are used to perform certain low level activities of a system, those are known as the utility software। तो भैया आप एक यूजर हो,
आपने एक इनपुट दिया किस पे, एक यूजर के इंटरफेस पे, जो आपके सामने आपका पूरा डेस्कटॉप का इंटरफेस खुल के आया है, जिसमें है आपके बहुत सारे आइकॉन्स, आपका टास्क बार और भी बहुत सारे ऑप्शंस। तो भाई उन आइकॉन्स को आप चूज कीजिए, तो ये होगा आपका यूजर इंटरफेस, दैट इज द सॉफ्टवेयर। और फिर उसी के अंदर आपको मिलेंगे बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग टूल्स। और अंदर चलते जाएंगे तो कंप्यूटर के हार्डवेयर में होते हैं कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर सिस्टम की बेसिक लो लेवल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में यूज किए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आता है? सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम्स के बाद आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और हम सब जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक वो सॉफ्टवेयर होता है जो सबसे ज्यादा करीब होता है कंप्यूटर हार्डवेयर के। कंप्यूटर हार्डवेयर के सबसे ज्यादा करीब जो सॉफ्टवेयर होता है दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, हमको जो दिखता है दैट इज द यूजर इंटरफेस, जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा बनाया हुआ इंटरफेस ही है। उस यूजर इंटरफेस में हमें मिलते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग टूल्स। उसके और अगर अंदर जाएंगे तो हमको मिलते हैं बहुत सारी सिस्टम यूटिलिटीज प्रोग्राम्स। उसके भी अंदर जाएंगे तो हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम के भी अंदर जाएंगे तो हमको मिलेगा डिवाइस ड्राइवर्स। कौन सी चीजें मिलेंगी भाई? डिवाइस ड्राइवर्स, अलग अलग इनपुट अलग अलग आउटपुट डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम से अटैच होती हैं, उनके सॉफ्टवेयर। क्योंकि अगर उनके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होंगे, डिवाइस ड्राइवर्स आर द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड फॉर ईच एंड एवरी इनपुट एंड आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस। हर इनपुट और हर आउटपुट डिवाइस अपने साथ एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर लेके आता है। फॉर एनी इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस टू बी अटैच्ड विद द सिस्टम, the driver softwares of each and every input and output device must be installed on your system। अगर ये होगा तभी आपका वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस आपके कंप्यूटर के साथ इजीली इंटरैक्ट कर सकेगा। और लास्ट में आता है हमारा हार्डवेयर। क्लियर हुआ? सॉरी, क्लियर हुआ? अलग अलग कुछ कैटेगरीज हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। चिंता नहीं करो, अगर यूजर इंटरफेस समझ नहीं आया है परेशानी की बात नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझ नहीं आया है परेशानी की बात नहीं, प्रोग्रामिंग टूल, सिस्टम यूटिलिटीज, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, आपका फॉस समझना आया हो, आपको प्रोप्राइटरी और फ्रीवेयर समझना आया हो, कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे हर एक एलिमेंट को अच्छे से समझने वाले हैं, ढूंढने वाले हैं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि हमने बताया था कि मोड ऑफ इंटरैक्शन विद द हार्डवेयर, किस तरीके से एक हार्डवेयर से इंटरैक्ट करता है एक सॉफ्टवेयर, उस पर डिपेंड होके, और क्या क्या फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करता है एक सॉफ्टवेयर, उस पर डिपेंड होके हमने अपने सॉफ्टवेयर को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में ऑलरेडी तोड़ दिया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स एंड आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं इस पूरे सिनारियो में जहां पे मैं बताने वाली हूं आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। और आप अगर जानते हैं किसी एक ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जो किसी एक सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो सकता है, तो उसका नाम भी बताइए। टेल मी द नेम ऑफ वन सिस्टम सॉफ्टवेयर इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, वेटिंग फॉर योर कमेंट। ओके भाई, तो क्या होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, बताया कमेंट सेक्शन में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम। मुझे उम्मीद है कि आपने बताया होगा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम, और बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है वो, बहुत ही फेमस। भाई मैं उम्मीद करती हूं कि जितने भी हमारे एक्सीलेंट, ब्राइट एंड मास्टर बच्चे हैं ना, वो सब बता चुके होंगे ओएस। जी हाँ, दैट इज दी ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो भाई अगर ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, तो क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम को हम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, चलिए जानते हैं। आइए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द बेसिक फंक्शनैलिटी टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो बहुत ही बेसिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता हो। अब भाई कोई भी फंक्शनैलिटी एक बेसिक फंक्शनैलिटी कब कहलाती है, चलिए देखें। द सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर अ सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइड करता हो, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइड करता हो, क्या प्रोवाइड करता हो? बेसिक फंक्शनैलिटी। कौन सी फंक्शनैलिटी भाई लोग? कौन सी फंक्शनैलिटी? बेसिक फंक्शनैलिटी। अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द बेसिक फंक्शनैलिटी टू ऑपरेट द कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर को ऑपरेट कराने के पीछे जो बेसिक फंक्शनैलिटी होती है,
उस फंक्शनैलिटी को जो सॉफ्टवेयर परफॉर्म करे वो आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। भाई अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, वेब ब्राउजर्स है, वर्ड सॉफ्टवेयर है, एक्सेल है, लेकिन क्या हर एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की बेसिक फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है? नहीं। अब एक कंप्यूटर की बेसिक फंक्शनैलिटी क्या क्या हो सकती है? एक कंप्यूटर की बेसिक फंक्शनैलिटी होती है यूजर के द्वारा दिए हुए इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना। एक कंप्यूटर की बेसिक फंक्शनैलिटी होती है कि भाई अगर यूजर किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से किसी भी एक प्रोग्राम में कुछ भी कर रहा हो, जैसे एक यूजर पेंट का यूज करके किसी चीज को पेंट कर रहा हो, तो इस पेंट को अच्छे से चलने दिया जाए, इस पेंट को अच्छे से अकम्प्लिश होने दिया जाए एक कंप्यूटर के अंदर, तो ये होती है एक कंप्यूटर की बेसिक फंक्शनैलिटी। और इन बेसिक फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म कराने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है वो है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलो भैया देख लें। System software, a software that provides the basic functionality to operate a computer. मतलब एक कंप्यूटर अच्छे से ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, सारे काम उसके अच्छे से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, एक कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपस में अच्छे से इंटरैक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सारी फंक्शनैलिटी को जो ऑपरेट करता है, जो मॉनिटर करता है, वो सॉफ्टवेयर होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द बेसिक फंक्शनैलिटी टू ऑपरेट अ कंप्यूटर बाय इंटरैक्टिंग डायरेक्टली विद इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट हार्डवेयर। ओके, तो मतलब कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कुछ ऐसी बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से कंप्यूटर का जो बेसिक ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो सके। कैसे करता है ये सॉफ्टवेयर? द सॉफ्टवेयर दैट इंटरैक्ट्स डायरेक्टली विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। क्या करता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर? A software that provides the basic functionality to operate a computer by interacting directly with the computer hardware। मतलब कि कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली इंटरैक्ट कर जाए, वो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या ये पॉसिबल है कि MS वर्ड आपके कंप्यूटर के इतने सारे हार्डवेयर कंपोनेंट से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सके? नहीं। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको स्पेसिफिकली हम डिजाइन ही इस तरीके से करते हैं कि वो कंप्यूटर हार्डवेयर के अलग अलग फिजिकल कंपोनेंट से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सके, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और भाई तभी ये सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर की बेसिक फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कराने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर हार्डवेयर के फिजिकल कंपोनेंट से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहा है, इसीलिए। चलिए आइए, इट नोज हाउ टू ऑपरेट एंड यूज डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था भाई लोग कि कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है उसी को पता होता है कि कैसे कंप्यूटर के हार्डवेयर के फिजिकल कंपोनेंट्स को आपस में इंटरैक्ट कराना है, कैसे इन फिजिकल कंपोनेंट्स की हेल्प से किसी काम को करवाना है। तो भाई ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यही वो सॉफ्टवेयर है जो जानता है कि किस तरीके से इट नोज हाउ टू ऑपरेट एंड यूज डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। भाई कैसे एक कंप्यूटर हार्डवेयर के फिजिकल कंपोनेंट, हाँ जी भाई, तो कैसे एक सिस्टम सॉफ्टवेयर बताता है कि एक हार्डवेयर के कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से वो ऑपरेट करेंगे यूजर के इंस्ट्रक्शंस को। ये सारी चीजें जो डायरेक्ट करता है, जो गाइड करता है, वो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। द सिस्टम सॉफ्टवेयर नोज how to operate and use different hardware components of a computer। कंप्यूटर का हार्डवेयर, डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट्स, उन सारे के सारे फिजिकल कंपोनेंट्स की हेल्प से कैसे यूजर के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना है और कैसे इन सारे के सारे फिजिकल कंपोनेंट्स को आपस में इंटरैक्ट कराना है, कम्युनिकेट कराना है, ये सारी चीजें जो व्यक्ति जानता है, जो चीज जानता है, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्लियर? चलो आ जाओ। प्रोवाइड सर्विसेज डायरेक्टली टू द एंड यूजर एंड सॉफ्टवेयर। भाई जो हमारा एंड यूजर है, मतलब कि हमको जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो सर्विसेज डायरेक्टली प्रोवाइड कराता है। मतलब कि सिस्टम सॉफ्टवेयर डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के हार्डवेयर से ही इंटरैक्ट नहीं करेगा, वो एंड यूजर से भी इंटरैक्ट करेगा। मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम, सीधा सीधा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, कि भाई अगर ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा यूजर है, ये हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है, ठीक है भाई, और ये दिया हुआ है हमको क्या?
ये दिया हुआ है हमको ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है मैम, मान ली हमने आपकी बात। ये है मेरा ओएस। तो भाई ये जो ओएस आपको दिख रहा है ना, ये ओएस अच्छा सा बना दे, प्यारा प्यारा सा। अरे भाई खुश हो जाओ भाई, प्यारा प्यारा सा हमारा यूजर बना देते हैं। ये हम लोग हैं, ये हम लोग हैं, ये यूजर है, और ये क्या है, ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये दिया हुआ है आपका क्या, ये दिया हुआ है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर, ये दिया हुआ है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर। चलो भाई, तो भाई कंप्यूटर हार्डवेयर, यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, यही ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है कंप्यूटर हार्डवेयर से भी, और कंप्यूटर हार्डवेयर भी इससे डायरेक्टली इंटरैक्ट कर लेता है। तभी मैंने कहा था कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है सिर्फ और सिर्फ, या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सीपीयू है वो सिर्फ और सिर्फ मेन मेमोरी से ही इंटरैक्ट नहीं करता। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो ये बात आप जानते हैं, मैंने कहा था कि कंप्यूटर का जो सीपीयू यूनिट है, दैट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम अपना प्रोसेसर या फिर माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मेन मेमोरी से ही डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करता, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से भी डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है। और भाई चाहे मेन मेमोरी कह लो, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम कह लो, बात बराबर है। अब पूछो कैसे? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी मेन मेमोरी में ही लोडेड होता है। जी हाँ, तो भाई अगर ये कह दिया ना कि सीपीयू इंटरैक्ट कर रहा है डायरेक्टली विद द मेन मेमोरी, दैट मींस इट इज आल्सो इंटरैक्टिंग डायरेक्टली विद द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच इज स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी। जब भी कंप्यूटर शुरू होता है ना, ये बात हम कर चुके हैं, थोड़ा सा मैं ना टॉपिक से हट के आपको एक बात बता रही हूं कि जब भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम शुरू होता है, फ्रॉम पावर ऑन स्टेट टू समथिंग यूजेबल, दैट इज नोन एज बूटिंग। ये बात हम आपको बता चुके हैं, और अगर आप इस बात को नहीं जानते हो कि बूटिंग क्या कहलाती है, तो इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और जाइए मेरी प्रीवियस वीडियोस पे। उन वीडियोस में आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई बूटिंग नाम का फंडा आखिर है क्या। तो जब भी हम पावर ऑन स्टेट पे करते हैं, अपनी कैबिनेट के बटन को क्लिक करते हैं, इस पावर ऑन बटन को, और जब तक सिस्टम पे एक यूजेबल विंडो खुल के नहीं आती है, इस पूरे प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है बैक एंड में, पता है? आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मेन मेमोरी के किसी एक रेस्ट्रिक्टेड रीजन में इंस्टॉल कराया जाता है, और ये काम कराने के पीछे जिस सॉफ्टवेयर का हाथ होता है, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में स्टोर कराना, लोड कराना, ये सारा काम जो करता है वो करता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। लो लेवल एक्टिविटीज, लो लेवल फंक्शनैलिटीज, ये सारी चीजें ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही देखता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्लोज है आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो भाई, तो भाई अगर ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये कंप्यूटर के हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहा है, तो यही ऑपरेटिंग सिस्टम हमसे भी डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है, हमसे भी डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है यूजिंग सर्टेन इंटरफेसेस। बस बीच में क्या आता है? बीच में आ जाते हैं आपके बीच में आ जाते हैं आपके कुछ यूजर इंटरफेसेस, यूआई। ठीक है, ये यूआई कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कमांड प्रॉम्प्ट। क्या होता है यूआई? यूआई है आपका यूजर इंटरफेस, जो अभी ब्लॉक डायग्राम बनाया था। ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, यूजर था, यूजर इंटरफेस था। यूजर इंटरफेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से आप ऑपरेटिंग सिस्टम से भी इंटरैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपका कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड लाइन, ये एक ऐसा यूआई होता है जिसकी हेल्प से आप अपने कंप्यूटर में स्टोर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हो। तो भाई बहुत वास्ट है कंप्यूटर्स, और इस कंप्यूटर को अगर समझना है तो हर एक पॉइंट को अच्छे से धुनना पड़ेगा मेरे साथ। चलिए भैया आ जाओ। प्रोवाइड सर्विसेज डायरेक्टली टू द एंड यूजर या सॉफ्टवेयर। तो भैया ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हार्डवेयर से तो डायरेक्टली इंटरैक्ट कर ही रहा है, प्लस ये यूजर और सॉफ्टवेयर दोनों से भी डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकता है। तो भाई अब क्लियर हुआ एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पे देख लें कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर आज के टाइम पे मोस्टली यूज्ड होते हैं। ओके, तो भाई कौन कौन से हैं देख लें क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर्स एटसेट्रा, ये कहलाते हैं आपके कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कुछ हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स और हमारे बहुत सारे डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बहुत ही अमेजिंग से एग्जाम्पल। सिस्टम यूटिलिटीज एंड डिवाइस ड्राइवर्स के बारे में हम अलग से पढ़ने वाले हैं, एज वेल एज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी।
क्लास 11th आईपी में आपको प्रोग्रामिंग टूल्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इस चैप्टर के अंदर अलग से नहीं मिला था, लेकिन कंप्यूटर साइंस में आपको ये दोनों ही टॉपिक्स इसी चैप्टर के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल्ड एक्सप्लेनेटरी तरीके से मिलने वाले हैं। तो भाई जब मिलने वाले हैं तो हम उसको क्यों छोड़ें। बिल्कुल आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज एंड डिवाइस ड्राइवर्स तीनों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि आगे आने वाला जो सेशन है वो और भी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। चलिए आइए, ऑपरेटिंग सिस्टम। लो भाई पहले ही आ गया है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इससे पहले कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के हम आगे बढ़े, देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है। चलिए आइए, अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बताया था भाई, क्या बताया था भाई लोग, एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ऑपरेट्स, अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ऑपरेट्स द कंप्यूटर। ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो पूरे कंप्यूटर को डायरेक्ट करता है, ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो पूरे कंप्यूटर को मॉनिटर करता है, गाइड करता है, वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो पूरे कंप्यूटर को मॉनिटर करता है, गाइड करता है। क्या करता है, गाइड करता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम के फिजिकल कंपोनेंट्स किस तरीके से यूजर के द्वारा दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेंगे। क्लियर। चलिए आइए, वर्किंग। अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है चलिए देखते हैं। The operating system manages other application programs, मतलब अदर जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जैसे कि MS Word, MS Paint, वेब ब्राउजर्स, अलग अलग जो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, उनको मैनेज करना। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ये मैनेज करता है other application programs and provides access and security to the users of the system। ये other application programs को manage तो करता है, लेकिन उसी के साथ साथ provide भी करता है क्या, access भी और security भी आपके system के users को। मतलब हम लोगों को भाई ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कंप्यूटर हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर पा रहा है तो हमसे भी तो कर पा रहा है। अभी देखा था कि नहीं देखा था। तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के लिए तो बहुत से काम कर रहा है, उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स को डायरेक्ट कर रहा है, उनके बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करा रहा है, बहुत अच्छे काम कर रहा है। हमारे लिए क्या कर रहा है, हमारे लिए वो लेके आया है एक्सेस एंड सिक्योरिटी। हमारे लिए वो लेके आया है एक्सेस एंड सिक्योरिटी कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं कंप्यूटर हार्डवेयर को कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकूं। तो ये है आपका एक्सेस, और इसी के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी मेक श्योर करता है कि यूजर बिल्कुल सिक्योर फील करे while giving his or her instructions to the computer hardware। क्लियर हुआ। तो ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मैनेज करता है कंप्यूटर की लो लेवल एक्टिविटीज को, एज वेल एज यूजर्स के लिए वो प्रोवाइड कराता है एक्सेस टू द हार्डवेयर एंड द सिक्योरिटी पर्पसेस। क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ लें। अलग अलग तरीके के जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं विंडोज सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, लाइनेक्स, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया हुआ मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हो भाई, क्या बोलते हो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो भाई मैक ओएस। आईफोन या आई जो हमारी एप्पल कंपनी है, मैकबुक है, मैकबुक के लैपटॉप्स हैं। मैकबुक नाम का लैपटॉप होता है एप्पल कंपनी का, जिसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है दैट इज द मैक ओएस। एप्पल इनकॉर्पोरेशन जिसको स्टीव जॉब्स ने फाउंड किया था, ये बात आप सब जानते हो, मैं बता चुकी हूँ। एप्पल इनकॉर्पोरेशन को स्टीव जॉब्स ने फाउंड किया था और उस पर्टिकुलर कंपनी ने रिलीज किए हैं बहुत सारी डिवाइसेस। आईफोन रिलीज किया है जिसके अंदर होता है iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, और रिलीज किया है उसने अपना मैकबुक जो कि है लैपटॉप। उस पर्टिकुलर मैकबुक के अंदर होता है एक मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम मैक ओएस भी कहते हैं। बहुत से बच्चे आज भी इस चीज में कंफ्यूज हैं, बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आईफोन का और ऑपरेटिंग सिस्टम मैकबुक का दोनों में क्या अंतर है। तो भाई विंडोज है, लाइनेक्स है, मैकिन्टोश है, उबंटू है, फेडोरा है, एंड्रॉइड है, iOS है, और न जाने कितने ही ऐसे लिनक्स है, न जाने कितने लाइनेक्स, एक है लिनक्स, एक है लाइनेक्स, एक लाइनेक्स है, एक लिनक्स है।
अलग अलग टाइप के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो आज के टाइम पे यूज होते हैं, लेकिन उन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में से कुछ ही ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो ज्यादा पॉपुलर हुए हैं। तो भाई ये था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ है इस पूरे के पूरे टॉपिक में, बिल्कुल जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि भाई समझ आया ऑपरेटिंग सिस्टम, और अगर आया है तब भी बताइए, और अगर नहीं आया, किसी भी चीज में कोई भी डाउट है, बिल्कुल जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे। चलिए जल्दी से। हाँ जी भाई, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हो गया भाई। कितने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं भाई? विंडोज देख लिया, लाइनक्स देख लिया, उबंटू देख लिया, और देख लिया है हमने मैकिन्टोश, iOS को कैसे भूल सकते हैं भाई। तो ये है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और जो कि डायरेक्ट करता है इंटायर कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनैलिटी को। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं इसी चीज के साथ। आइए भाई, तो ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लिया, तो अब बारी आती है सिस्टम यूटिलिटी समझने की। क्या होता है एक सिस्टम यूटिलिटी? चलिए देखें। सिस्टम यूटिलिटी, सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए, किसके लिए भाई? किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की मेंटेनेंस और उसके कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन करता है और उसको कॉन्फ़िगर करता है, दैट इज द सिस्टम यूटिलिटी। उसको हम सिस्टम यूटिलिटी कहते हैं। सिस्टम यूटिलिटी इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग द कंप्यूटर सिस्टम। चलिए ठीक है मैम, टाइप्स ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज, किस किस टाइप की सिस्टम यूटिलिटीज हो सकती हैं? मैम इतना तो बता दिया कि ऐसे सॉफ्टवेयर हैं भाई जो कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन करने में इस्तेमाल आते हैं या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने में जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो है हमारे सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। लेकिन ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो कि एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहला सकते हैं? कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमारे लिए तो एक MS वर्ड है, तो एक आपका MS पेंट है, एक आपका वेब ब्राउजर है, तो एक है आपका VLC मीडिया प्लेयर। ये सारे के सारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनके हमें नाम पता है, पर इनकी कैटेगरी अगर हमें पता करनी है तो ये कैसे पता चलेगा? तो भाई ऐसे पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर की वर्किंग को देख के। ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और उसको कॉन्फ़िगर करने में हेल्प करते हैं, वो सॉफ्टवेयर आपके कहलाते हैं सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखें क्या? डिस्क फ्रैगमेंटेशन टूल, फॉर्मेटिंग यूटिलिटी, सिस्टम रिस्टोर यूटिलिटी। ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको अपने जो ड्राइव्स होती हैं, जो आपकी ड्राइव्स होती हैं, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क सी के अंदर जो आपकी बेसिक ड्राइव होती है सी ड्राइव, उसके अंदर ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपको पहले से ही इंस्टॉल्ड मिलेंगे। ये आपके कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम की लो लेवल एक्टिविटीज जैसे कि मेंटेनेंस हो, कॉन्फ़िगरेशन हो, ये भी तो एक लो लेवल एक्टिविटी है कंप्यूटर सिस्टम की। सिस्टम को मेंटेन करना और सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना, ये भी एक लो लेवल एक्टिविटी कहलाती है किसी भी सिस्टम की। तो भाई इन दोनों ही पर्टिकुलर थिंग्स को अकम्प्लिश करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है दैट इज मेंटेनेंस एंड क्या क्या क्या? हाँ जी, कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम का मेंटेनेंस एंड सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनका नाम है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो आपको देखने को मिल जाएंगे अपने सिस्टम्स के अंदर वो है डिस्क फ्रैगमेंटेशन टूल, फॉर्मेटिंग यूटिलिटी, सिस्टम रिस्टोर यूटिलिटी एंड एटसेट्रा। क्लियर हो गया भाई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे कि आपको क्लियर हुआ है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। सिर्फ इतना समझना है कि भाई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को मेंटेन और कॉन्फ़िगर करने में हेल्प करता है। इनमें से एक आध ही सॉफ्टवेयर है जो आपको पूछा जा सकता है, तो आप एग्जाम्पल के तौर पर फॉर्मेटिंग यूटिलिटी का नाम लिख सकते हैं और लिख सकते हैं आप डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन टूल का नाम भी आप लिख सकते हैं। ये दोनों ही नाम आप लिख सकते हैं एज द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्लियर? चलो आ जाओ। चलो, those which are not shipped with the operating system but are required to improve the performance of the system। अब एक बात समझिए, एक बात बहुत अच्छे से समझिए। मेरे ख्याल से एक पॉइंट यहाँ पे हमसे मिस हो गया है कि भाई जो हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, अब मैम आप कह रहे हैं कि लोकल डिस्क सी के अंदर जाएंगे तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपको पहले से ही वहां दिखेंगे। ठीक है भाई, मान लिया। तो भाई ये जो सॉफ्टवेयर जो पहले से वहां दिख रहे हैं तो ये किसी के साथ तो आए होंगे। कैसे आ गए? तो जब भी अपने सिस्टम में आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, हर ऑपरेटिंग सिस्टम अपने साथ लेकर आता है कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मतलब कहने का सेंस ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम
कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे विंडोज हो, चाहे लाइनक्स हो, चाहे उबंटू हो, चाहे आपका मैकिन्टोश ही क्यों ना हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो डेस्कटॉप के लिए हो, लैपटॉप के लिए हो या आपके स्मार्टफोन्स के लिए हो, हर ऑपरेटिंग सिस्टम अपने साथ कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पहले से लेके आता है। कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पहले से लेके आता है, जैसे कि आपका डिस्क फ्रैगमेंटेशन टूल। ये वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो आपको हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पहले से ही इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। मतलब कंप्यूटर सिस्टम में या कंप्यूटर हार्डवेयर में जैसे ही आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया तो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन के साथ साथ ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड नहीं मिले, उनको अलग से अपने सिस्टम्स में यूज करने के लिए आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। चलिए देखिए, दोज विच आर नॉट शिप्ड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम बट आर रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। आपको लगता है कि आपको इन पर्टिकुलर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की जरूरत है, आपके सिस्टम को इन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की जरूरत है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पहले से इंस्टॉल नहीं आए हैं। उसके लिए आपको उन सारे के सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को अलग से डाउनलोड करके, अगर परचेज है तो परचेज करके इंस्टॉल करना होगा, अगर फ्री है तो फ्री में आपको डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना होगा। कौन कौन से ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जो अमूमन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पहले से ही इंस्टॉल होकर नहीं आते हैं? कौन कौन से हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। भाई, सिस्टम को एंटीवायरस से बचाने के लिए, सिस्टम को वायरस से बचाने के लिए होता है ना कि भैया एंटीवायरस डलवा लो, बोलते हैं कि भाई अपने सिस्टम में एंटीवायरस डलवा लो अगर ज़्यादा इंटरनेट चलाते हो तो, क्योंकि इंटरनेट अगर आप चलाते हो तो आपका सिस्टम ओपन एरिया में एक्टिव है और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपके सिस्टम में कोई भी वायरस इम्प्लांट कर सकती है। तो भाई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको अलग से डलवाना होता है। पहले से ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं आता। हाँ, एक चीज़ आती है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, जितने भी विंडोज यूजर्स हैं, जिन जिन के पास भी सिस्टम्स हैं जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं, उस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक पहले से ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है क्या नाम है भाई? जल्दी बता दो कमेंट सेक्शन में, अगर दिमाग की बत्ती जल गई हो तो, कि भाई मैम किस पर्टिकुलर यूटिलिटी की बात करने वाली है। एंटीवायरस से रिलेटेड है भाई। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो यूटिलिटी जो पहले से ही इंस्टॉल्ड आती है और एंटीवायरस से रिलेटेड है। अब कुछ दिमाग की बत्ती जली है? जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में अगर पता है तो। भाई मैं बात कर रही हूँ विंडोज डिफेंडर की। किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ विंडोज डिफेंडर सॉफ्टवेयर की। नाम सुना है भाई लोग? नाम सुना है? विंडोज डिफेंडर सॉफ्टवेयर किस लिए इस्तेमाल होता है ये सॉफ्टवेयर? विंडोज डिफेंडर सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या करता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर विंडोज डिफेंडर सॉफ्टवेयर जिसको अगर आप एक्टिव कर देते हैं तो वो आपके सिस्टम को एक्सटर्नल वायरस अटैक से प्रोटेक्ट करता है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अपने साथ लेकर आता है पहले से इंस्टॉल्ड क्या? विंडोज डिफेंडर सॉफ्टवेयर, जो कि एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। देख लो भाई लोग, ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है भाई, ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है भाई। देख लो जी, विंडोज डिफेंडर सॉफ्टवेयर जो कि एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है और ये हमेशा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमेशा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पहले से ही बना आएगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पहले से ही ये इंस्टॉल्ड आएगा। लेकिन अगर आप चाहें, आपको लगता है कि सिर्फ विंडोज डिफेंडर आपका जो सॉफ्टवेयर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिर्फ उसी की हेल्प से आपका सिस्टम इंटरनेट पे प्रोटेक्टेड नहीं है, वैसे तो ये काफ़ी हद तक आपके सिस्टम को बचाता है एक्सटर्नल वायरस से, लेकिन अगर आप चाहें तो एक्सटर्नल एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी आप इंस्टॉल करा सकते हो। Even if you are using the Windows operating system and even if you have activated the Windows Defender software, then too you can even download and install the external antivirus software in order to increase the security of your systems. Clear? तो भाई ये जो सॉफ्टवेयर है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्विक हील का आता है, बहुत फेमस है। क्विक हील का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आता है, बहुत सारे पैकेजेस में आता है कि भैया 999 के
सॉफ्टवेयर आते हैं कि आप 999 में 3 लोगों के लिए ले सकते हैं, 3 यूज़र के लिए ले सकते हैं, 3 सिस्टम्स के लिए ले सकते हैं। कुछ ऐसे ऐसे पैकेजेस भी आते हैं। बहुत सी अदर कंपनीज हैं जो ऐसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करती हैं एंड सेल करती हैं फॉर सर्टेन ऑफ द यूजर्स टू परचेज एंड इंस्टॉल एफिशिएंटली। चलिए आइए, डिस्क क्लीनर टूल अलग से आता है एक आपका, कौन सा अलग से आता है आपका एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिसका नाम है डिस्क क्लीनर टूल। वैसे तो डिस्क को क्लीन करने के लिए, डिस्क का मतलब होता है यहाँ पे आपका कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज, किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज को क्लीन करने के लिए डिस्क फ्रैगमेंटेशन टूल पहले से ही दिया हुआ है हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। लेकिन अगर आप चाहें तो डिस्क क्लीनर टूल भी आता है। डिस्क क्लीनर टूल डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, एक डिस्क को कंप्रेस करना, मतलब एक डिस्क की साइज को कंप्रेस करना इन ऑर्डर टू एक्यूमुलेट मोर इंफॉर्मेशन और मोर डेटा इन अ सिंगल डिस्क। एक सिंगल डिस्क में बहुत सारा डेटा अगर मुझे पाना है या स्टॉक करके रखना है तो उसके लिए मैं उस डिस्क को कंप्रेस करती हूँ यूजिंग द एक्सटर्नल डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे ना जाने कितने ही ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको एक्सटर्नली मिल जाएंगे और ये सारे के सारे आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जो आपके कंप्यूटर के बेसिक मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन में और भी ज़्यादा बूस्ट अप करने के लिए हेल्प करते हैं। क्लियर हुआ भाई? हाँ जी भाई, जल्दी बता दो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि अगर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्लियर नहीं हुआ तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जल्दी जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे, इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्लियर बाय ऑल ऑफ यू? चलिए जल्दी से। हाँ जी भाई, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्लियर हो चुका है भाई। हम क्लियर कर चुके हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, और हमने पढ़ लिया है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में भी। तो अब बारी आती है आगे बढ़ने की। चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स, भाई डिवाइस ड्राइवर्स कैसे पीछे रह जाएगा रेस में? डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, चलिए देखें। डिवाइस ड्राइवर इंश्योर्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर डिवाइस। एक कंप्यूटर सिस्टम से अटैच्ड जो भी डिवाइस हो, चाहे वो आपकी इनपुट डिवाइस हो या हो आपकी आउटपुट डिवाइस, अ डिवाइस अटैच्ड टू एनी कंप्यूटर सिस्टम कैरीज अ ड्राइवर सॉफ्टवेयर। क्या कैरी करता है? जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है, या फिर जिसको हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर कह लीजिए या कह लीजिए आप डिवाइस ड्राइवर कह लीजिए या कह लीजिए डिवाइस ड्राइवर कह लीजिए या कह लीजिए ड्राइवर सॉफ्टवेयर। क्या कह सकते हैं भाई लोग? क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं इसको ड्राइवर सॉफ्टवेयर। एक ही बात है भैया, एक ही बात है भाई। डिवाइस ड्राइवर कह लो या कह लो आप इसको ड्राइवर सॉफ्टवेयर, एक ही बात है भाई। चाहे डिवाइस ड्राइवर कह लो, चाहे आप इसको ड्राइवर सॉफ्टवेयर कह लो, एक ही बात है। और ये करता क्या है? ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर डिवाइस। कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस, कोई भी पेरिफेरल डिवाइस, यहाँ पे जो हम डिवाइस लिख रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस की यहाँ पे जो बात हो रही है, ये जो पर्टिकुलर डिवाइस है ये कोई भी इनपुट या कोई भी आउटपुट, ये जो है ये कोई भी इनपुट या कोई भी आउटपुट डिवाइस हो सकती है भाई। क्लियर हो गया? तो ये कोई भी इनपुट या कोई भी आउटपुट डिवाइस हो सकती है। तो भाई डिवाइस ड्राइवर इंश्योर करता है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर डिवाइस। किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस की प्रॉपर फंक्शनिंग को जो इंश्योर करेगा वो होता है आपका ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ठीक है भैया? अब हर एक डिवाइस, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो चाहे वो आउटपुट डिवाइस हो, अपने साथ एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर लेकर जरूर आती है। और जब भी किसी भी इनपुट डिवाइस को या फिर आउटपुट डिवाइस को आप अपने कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ अटैच करते हैं तो ये मस्ट है कि उस पर्टिकुलर डिवाइस के साथ जो अटैच्ड ड्राइवर सॉफ्टवेयर है उसको आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो वो चीज़ केबल की हेल्प से, वो डिवाइस आप केबल की हेल्प से अटैच जरूर कर लोगे अपने सिस्टम्स में। अब तो वायरलेस भी अटैच होने लगा है भाई। पहले सिर्फ केबल्स होती थी। कीबोर्ड अटैच करना है, कीबोर्ड की केबल होती थी, कैबिनेट में अटैच कर दो। माउस अटैच करना है, माउस की केबल होती थी, कैबिनेट में अटैच कर दो। पर अब जमाना आ चुका है वायरलेस माउस एंड वायरलेस कीबोर्ड्स का। तो भाई एक वायरलेस माउस और एक वायरलेस कीबोर्ड को अगर मुझे अटैच करना है, इंस्टॉल कराना है किसमें? हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर में, तो उन पर्टिकुलर डिवाइसेस दैट इज द कीबोर्ड एंड द माउस, उनके रिस्पेक्टिव ड्राइवर सॉफ्टवेयर मुझे अपने सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कराने पड़ जाएंगे। चलिए देखिए, यही कहानी लिखी हुई है, क्योंकि डिवाइस ड्राइवर जो होता है, हर डिवाइस के साथ जो उसका डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर आता है वो इंश्योर करता है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर डिवाइस।
उस पर्टिकुलर डिवाइस की कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ एक प्रॉपर फंक्शनैलिटी इंश्योर करता है उसी डिवाइस का डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। चलिए आइए When it comes to the overall working of a computer system, the OS does the work. जब भी बात आती है कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम का काम बताओ भाई, पूरा कंप्यूटर सिस्टम क्या काम करता है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम ने क्या क्या काम किया है, उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स ने किस तरीके से इंटरैक्ट किया है, जब भी इनकी बारी आती है तो भाई बात आती है किसकी? जब भी बात आएगी ओवरऑल वर्किंग की जब भी बात आएगी ओवरऑल वर्किंग की, किसके वर्किंग की? ओवरऑल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, तो वहां पे बात आ जाती है आपके ओएस की। कि भाई अगर आपसे बोल दिया जाए कि एक कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो मतलब उसके अंदर जो स्टोर्ड ओएस है वो अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो एंटायर हार्डवेयर के फिजिकल कंपोनेंट्स को डायरेक्शन देता है कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए, किसी यूजर के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसे डायरेक्शन देता है। तो भाई अगर मैंने कहा कि कोई भी कंप्यूटर सिस्टम अच्छा काम नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि उस कंप्यूटर सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस कंप्यूटर सिस्टम को अच्छे से डायरेक्ट नहीं कर रहा है। अगर मैंने कहा कोई भी कंप्यूटर सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस एक नंबर है, A1 परफॉर्मेंस है, दैट मीन्स कि उस कंप्यूटर के अंदर जो इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत ही मार्वलस तरीके से उस पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को डायरेक्ट एंड मॉनिटर कर रहा है। हाँ जी बात, तो यही लिखा हुआ है, व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम द ओएस डज द वर्क। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं न्यू डिवाइसेस के बारे में, ऐसे डिवाइसेस जो एक्सटर्नल तरीके से किसी कंप्यूटर हार्डवेयर में अटैच होती हैं, मैंने इंटरनल डिवाइसेस, इंटरनल फिजिकल कंपोनेंट्स की यहाँ पे बात नहीं करी है, जैसे कि आपका रैम, जैसे कि आपका सेकेंडरी स्टोरेज, जैसे कि आपका CU, ALU, कुछ भी। मैं बात कर रही हूँ एक्सटर्नली अटैच्ड डिवाइसेस के बारे में, जो है मेरी न्यू डिवाइसेस। New devices and components are being added to a computer system frequently. ज़रूरत के हिसाब से जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में बहुत सारे इन्वेंशंस होते जा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं, और वो अलग अलग चीज़ें आप अपने करंट सिस्टम में इंस्टॉल और एम्बेड करना चाहते ही चाहते हो। तो भैया समय के साथ साथ जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे चीज़ें, नई नई चीज़ें इन्वेंट होती हैं, और आप उन नई चीज़ों को इस्तेमाल करने की आड़ में लग जाते हो। अब उन नई डिवाइसेस को अपने इंस्टॉल्ड या फिर जो कह सकते हैं एग्जिस्टिंग कंप्यूटर हार्डवेयर है उसके साथ अटैच करने के लिए हमको चाहिए रहेगा एक डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। चलिए देखें, आ जाओ। OS alone can't manage all of the existing and new peripherals. OS बेचारा अकेला क्या क्या करे, मतलब कितनी दया आती है ऑपरेटिंग सिस्टम पे कि ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे कंप्यूटर हार्डवेयर को भी मैनेज करे, सारा का सारा काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करे, हार्डवेयर से तो इंटरैक्ट करे ही करे, प्लस यूजर से भी वही इंटरैक्ट करे। ठीक है, ये सारा काम तो वो कर ही रहा है। जितनी भी लो लेवल एक्टिविटीज, लो लेवल फंक्शनैलिटीज चलती हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, यूजर के द्वारा दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराने में बैकएंड में जितने भी प्रोग्राम्स चलते हैं उनको भी वही मैनेज करे। तो भाई एक बेचारा ओएस उसकी जान लेंगे क्या? क्या क्या करेगा? ऑलरेडी कंप्यूटर हार्डवेयर जो उसको मिला हुआ है, उसके जो फिजिकल कंपोनेंट्स मिले हुए हैं, उसको तो वो मैनेज कर ही रहा है, और बाहर से कोई न्यू डिवाइसेस आते हैं, अब वो उनको भी मैनेज करे। मतलब वो अकेला बेचारा क्या क्या करेगा। और बैकएंड में जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं हमारे, उनको भी वो डायरेक्ट करता है। तो भाई सबका काम कर रहा है वो। कहते हैं ना, इसका उसका सबका काम करेगा हमारा ओएस, है भाई। तो भाई ओएस जब इतना काम कर रहा है तो थोड़ा बहुत तो हम उसके ऊपर से बर्डन हटा सकते हैं ना। तो भाई एक्सटर्नल जितनी भी डिवाइसेस अटैच होती हैं एग्जिस्टिंग कंप्यूटर से, मतलब आपकी इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस जो बाहर से आप अटैच करते हो अपने कंप्यूटर्स में, मैं रैम की बात नहीं कर रही, मैं सेकेंडरी स्टोरेज जो ऑलरेडी सिस्टम में होता है, बाहर से भी हार्ड डिस्क आप अटैच कर सकते हो यूजिंग अ केबल, वो मैं जानती हूँ। एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आप अटैच कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, लेकिन पहले से भी अंदर एक हार्ड डिस्क आपकी अवेलेबल होती है। इंटरनल जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनकी बात नहीं हो रही, उनको तो वो मैनेज कर ही रहा है। बाहर से जो इनपुट डिवाइसेस आ रही हैं, आउटपुट डिवाइसेस आ रही हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, प्लॉटर, जॉयस्टिक, पेन ड्राइव, ये सारी की सारी जो डिवाइसेस हैं इनको भी मैनेज करे अब ऑपरेटिंग सिस्टम? नहीं। इस चीज़ को देखते हुए हमने उसका थोड़ा सा बर्डन कम कर दिया। क्या किया? OS alone can't manage all of the existing and new peripherals. Existing को तो वो मैनेज कर ही रहा है जैसे तैसे,
चाहे रैम हो, चाहे आपका सीयू हो, चाहे एएलयू हो। अब जो नई डिवाइसेस आ रही हैं, नए कंपोनेंट्स आ रहे हैं, उसको भी वो मैनेज करे, तो भाई नहीं, अकेले वो इतना काम नहीं कर पाएगा। ईच डिवाइस हैज़ अ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि हर एक डिवाइस समय के साथ साथ नई नई डिवाइसेस, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए तरीके का डेटा। अब भाई एक ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले ही वो इतना परेशान है, ऊपर से अलग अलग इन्वेंशन करके नए नए डिवाइसेस आप लेके आ रहे हो और ऑपरेटिंग सिस्टम को बोल रहे हो कि अब आप इसे भी मैनेज करो। अब उसके पास इतना फीचर ही नहीं है कि वो नए वाले डिवाइस को मैनेज कर सके। फिर होता है ना क्योंकि हर डिवाइस का होता है खुद के एक स्पेसिफिक और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देख लो, पहले के जो कीबोर्ड आते थे, समझना, कीबोर्ड की मैं आपसे बात कर लेती हूँ। मैंने आपको पढ़ाया भी है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में। दो तरीके के कीबोर्ड होते हैं, एक होता है नॉर्मल कीबोर्ड और एक होता है आपका ब्रेल कीबोर्ड। होता है फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, विजुअली इम्पेयर्ड जितने भी लोग हैं उनके लिए हम ब्रेल कीबोर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी हेल्प से वो ईजिली राइट कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर डेटा को। अब एक बात बताओ मुझे, नॉर्मल कीबोर्ड्स और ब्रेल कीबोर्ड दो अलग अलग टाइप की कीबोर्ड हैं, दोनों की अलग अलग फंक्शनैलिटी है, अलग अलग डिवाइसेस, अलग अलग फंक्शनैलिटी, अलग अलग उनका काम। अब इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन जब है, तो इतना ज़्यादा डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को एक ओएस झेल ले, एक ओएस ही उसको कंसिडर करे, ये हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए क्या होता है डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर की उत्पत्ति हुई। क्या हुई भाई लोग? आई नो थोड़ा सा ना आज मेरा आपको समझ आ गया होगा, मेरा गला मुझे मेरा साथ नहीं दे रहा है। जैसे कि ओएस का साथ देने के लिए हम ज़रूर खड़े हुए हैं, पर मेरा खुद का जो गला है वो बहुत दिक्कत कर रहा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरे लिए आप तक ये क्वालिटी कंटेंट पहुंचाना पहली प्रायोरिटी है, इसलिए धीरे धीरे कैसे भी करके मैं आप तक ये चीज़ें लेके आ रही हूँ। अगर आपको मेरी खांसी से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ उससे बेयर कर लीजिए। आई विल टोटली मेक श्योर कि अगला जो आपको वीडियो आए वो बिल्कुल खांसी फ्री हो। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। इसलिए डिवाइस ड्राइवर को यहाँ पे रखा गया कि भैया कोई भी नई डिवाइस हो, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई हो, ओएस हमारा वही पुराना है, वो उसी तरीके से उस पर्टिकुलर कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज कर रहा है। अब अगर आपने नई टेक्नोलॉजी बना दी है, नया कुछ आपने इन्वेंशन कर दिया है और आप चाहते हो कि वो डिवाइस भी आप यूज़ करना चाहते हो, आप करो, खूब करो। लेकिन जिस डिवाइस को अटैच कर रहे हो ना, उस डिवाइस को खुद रिस्पॉन्सिबल रखो कि वो अपने साथ कुछ ऐसे फीचर लेके आए जो खुद उसे मैनेज करे। मैं उसे मैनेज नहीं करूंगा, ये ओएस का कहना है। तो हर डिवाइस अपने साथ लेके आता है खुद का एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है डिवाइस ड्राइवर। कोई भी डिवाइस कितनी भी डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक का क्यों ना हो, कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी का क्यों ना हो, जिस तरीके का इनपुट डिवाइस होगा उसी तरीके का उसका ड्राइवर सॉफ्टवेयर होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ उस ड्राइवर सॉफ्टवेयर को अपने करंट ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कराना है। बहुत आपका अमेजिंग इनपुट डिवाइस है, बहुत अमेजिंग आउटपुट डिवाइस है, उसमें नए नए फीचर्स हैं। उन नए नए फीचर्स को सपोर्ट करने के लिए उसका ड्राइवर सॉफ्टवेयर है, वो ड्राइवर सॉफ्टवेयर ही उन नए फीचर्स को सपोर्ट करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ इतना बोलता है कि आप उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में इतनी फंक्शनैलिटी डाल दो कि वो इस नए वाले डिवाइस को कैरी फॉरवर्ड कर सके, उस पर काम करवा सके। मैं बस इतना अलाउ करूंगा कि ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर मेरे पास इंस्टॉल्ड रहेगा। कुछ भी काम करना है उस डिवाइस से यूज़र उस डिवाइस का इस्तेमाल करे और वो जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है उस डिवाइस की हेल्प से, वो सिर्फ और सिर्फ इस डिवाइस ड्राइवर तक ही जाएगा। मैं इसको नहीं देखूंगा, ये मेरे पास बस इंस्टॉल्ड है। सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस इस डिवाइस ड्राइवर तक आएंगे, मेरे तक नहीं आएंगे और यहीं से वो वापस चले जाएंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो भाई डिवाइस ड्राइवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कंट्रोल। किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस जिसको आप अटैच करते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम से, उसका पूरा कंट्रोल उसके डिवाइस ड्राइवर पर ही होता है या उसी के पास होता है। ठीक है भाई? ऑपरेशन, एक डिवाइस किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से ऑपरेट करेगी, वो भी कौन डिसाइड करता है? उसी डिवाइस का डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ठीक है भाई? मैनेजमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर डिवाइस एट अ हार्डवेयर लेवल, ये मुझे अब आप बताओगे। चलिए जल्दी से बताइए क्या समझते हो इस पॉइंट से, चलिए जल्दी से। हाँ जी भाई, तो मैं आपको छोड़ के गई थी एक पॉइंट के साथ। क्या पॉइंट के साथ भाई? मैनेजमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर डिवाइस एट द हार्डवेयर लेवल। मतलब कि जिस भी डिवाइस का डिवाइस ड्राइवर है, वही डिवाइस ड्राइवर
उस पर्टिकुलर डिवाइस का हार्डवेयर लेवल पर मैनेजमेंट देखता है। तो भाई एक ब्लॉक डायग्राम देखा था, उसको फिर से एक बार देख लें क्या? चलिए देख लेते हैं, आ जाओ। एक ब्लॉक डायग्राम हमने देखा था और उस ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए, सिर्फ इतनी से पोर्शन को देखना, कितने से पोर्शन को, सिर्फ इतने से पोर्शन को देखने की जरूरत है, सिर्फ इतने से। देखो भाई, दिख रहा है? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स और हार्डवेयर। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से भी ज्यादा जो क्लोज होता है कंप्यूटर के हार्डवेयर से, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी ज्यादा जो क्लोज होता है कंप्यूटर के हार्डवेयर से, तो वो है आपका डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर क्या कर रहा है? आपकी न्यूली इंस्टॉल्ड डिवाइस को आपके सिस्टम से इजीली इंटरैक्ट करा रहा है, आपके सिस्टम के हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरैक्ट करा रहा है और मैनेज भी कर रहा है। डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर मैनेज करता है, क्या मैनेज करता है? मैनेज करता है द ऑपरेशन ऑफ द डिवाइसेस इंस्टॉल्ड। जो भी डिवाइस इंस्टॉल्ड है उसका ऑपरेशन भी वो मैनेज करेगा यूजिंग द हार्डवेयर। देख लो भैया, आ जाओ। देखिए भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, देख लो फिर। अब इसको देख लेते हैं, आइए फिर। क्या दिया हुआ है? मैनेजमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर डिवाइस एट दी हार्डवेयर लेवल। किसी भी डिवाइस का हार्डवेयर लेवल पर मैनेजमेंट। भाई जब डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से भी ज्यादा क्लोज होता है हार्डवेयर के, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर आता है और फिर हार्डवेयर आता है, तो आपका वो डिवाइस, जिसका वो डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर है, वो कितनी ईजी तरीके से कंप्यूटर के हार्डवेयर से मैनेज करा सकता है आपकी इंस्टॉल्ड डिवाइस को। अब एक बात और सुनिए कि जो आपका डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है वो हर एक डिवाइस के साथ आता है और हर डिवाइस के लिए उसका डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर यूनिक होता है। देख लीजिए इस पॉइंट को, ईच डिवाइस ड्राइवर और ईच ड्राइवर सॉफ्टवेयर। क्या बोलोगे भाई? ये बोल दो, यहां लिख देती हूं मैं कि भाई ईच डिवाइस हैज अ, हर डिवाइस का होता है एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर, हर डिवाइस का एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है। एंड एवरी ड्राइवर सॉफ्टवेयर for every device there is a, क्या है भाई? For every device there is a unique, कैसा है भाई लोग? कैसा? हर डिवाइस के लिए है एक यूनिक। For every device there is a unique, क्या भाई? क्या है भाई? There is a unique driver software। हर डिवाइस के लिए एक यूनिक ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है, हर डिवाइस के लिए एक यूनिक ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है। मतलब कि अगर कीबोर्ड का अगर डिवाइस ड्राइवर है, अगर मैंने कह दिया कि भाई ये मेरा कीबोर्ड है, और एक और ले लेते हैं हम, ये है मेरा माउस। कुछ ऐसे ही दिखता है माउस, कुछ ऐसे ही दिखता है हमारा माउस। भाई देख लो जरा, माउस कुछ इस तरीके से ही आता है। स्टैंडर्ड माउस आप जितने भी देखोगे वो कुछ इस तरीके से ही आते हैं। आइए भाई, 2 बटन्स होते हैं कि नहीं होते हैं भाई? तो भाई ये है मेरा कीबोर्ड और ये है मेरा माउस। ठीक है भाई, आ जाओ। वायर्ड बना दिया, वायरलेस नहीं बनाया मैंने। चलो आ जाओ। अब भाई इस कीबोर्ड का जो डिवाइस ड्राइवर होगा, सपोज करो इसमें है ड्राइवर सॉफ्टवेयर 1, तो वो हो गया D1, और माउस का जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर होगा वो होगा D2। तो मतलब कि हर एक डिवाइस, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो या वो आपकी आउटपुट डिवाइस हो, कोई भी डिवाइस हो, हर डिवाइस के साथ आता है एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर। हर डिवाइस अपने साथ एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर लेके आता है और हर डिवाइस के लिए उसका ड्राइवर सॉफ्टवेयर यूनिक होता है। फॉर एवरी डिवाइस देयर इज अ यूनिक ड्राइवर सॉफ्टवेयर। वही ड्राइवर सॉफ्टवेयर आपको किसी अदर डिवाइस में देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? क्योंकि हर एक डिवाइस की होती है खुद की कुछ प्रॉपर्टीज और वही प्रॉपर्टीज वो ड्राइवर सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है, इसलिए हर डिवाइस के लिए उसका ड्राइवर सॉफ्टवेयर यूनिक होता है। क्या होता है भाई? इस वर्ड को ध्यान से देखना भाई, इस वर्ड को ध्यान से देखना। यूनिक होता है ड्राइवर सॉफ्टवेयर फॉर एवरी डिवाइस। क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ लो। कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें देखने की जरूरत है। आई नो, ये भी देख रहे हो आप, आई नो दैट। चलो, इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड द ओएस। भाई बिल्कुल सही सी बात है
जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम और जो डिवाइस है उनके बीच में एक किसकी तरह, एक इंटरफेस की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? एक इंटरफेस की तरह काम करता है। अभी हमने अभी जस्ट क्या देखा था, क्या देखा था कि भाई ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है मैम, ये मेरा डिवाइस ड्राइवर्स है और ये मेरे हार्डवेयर हैं। यही देखा था? देखा था कि नहीं देखा था? बिल्कुल सही बता दो, यही ब्लॉक डायग्राम देखा था कि नहीं देखा था भाई? ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, जा रहा था, हाँ जी मैम जा रहा था। तो भाई जब ये ऐसे जा रहा था तो ये ऐसे जा रहा था, ठीक है। ये क्या था मेरा, ये क्या था? ये था आपका ओएस, ठीक है, ये था आपका ओएस, ठीक है मैम। ये था आपका डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। और ये क्या था? ये था आपका हार्डवेयर, यही लिखा हुआ था, हाँ जी मैम। तो ओएस के जस्ट नीचे होता है डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो कि इस ओएस में इंस्टॉल्ड होता है और ये डायरेक्टली कंप्यूटर के हार्डवेयर से डील करता है। तो भाई लाइन क्या लिखी हुई है? लाइन ये लिखी हुई है कि डिवाइस ड्राइवर, जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर है या जिसको आप डिवाइस ड्राइवर भी कहते हैं, वो एक इंटरफेस की तरह काम करता है। किस किस के बीच में? डिवाइस के बीच में और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा भाई। अगर ये जो डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर है, ये जो डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर है, ये किसका है? ये सपोज करो आपके माउस का है, ये आपके माउस का सॉफ्टवेयर है, ये आपके माउस का सॉफ्टवेयर है। चलिए मैम मान लिया ये आपके माउस का सॉफ्टवेयर है, ये इसके माउस का सॉफ्टवेयर है। तो भाई अगर इस माउस को समझना, जितना भी काम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। इस माउस को अगर ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट करना है तो ये जो माउस है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट करेगा तो किसकी हेल्प से करेगा? इसी डिवाइस ड्राइवर की हेल्प से करेगा ना। मतलब माउस के थ्रू मैं कोई भी इंस्ट्रक्शन देती हूं तो वो इंस्ट्रक्शन सबसे पहले, अगर मैंने यहां से पहला इंस्ट्रक्शन दिया, क्या? राइट क्लिक। मैंने माउस की हेल्प से कौन सा इंस्ट्रक्शन दिया? मैंने राइट क्लिक किया माउस बटन पे, माउस बटन, माउस का जो राइट बटन है उस पर राइट क्लिक किया। ये इंस्ट्रक्शन मैंने दिया विद द हेल्प ऑफ ए माउस। अब ये जो इंस्ट्रक्शन जाएगा वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम पे ना जाते हुए, ये जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज, उसको मैं नाम देती हूँ R1, इसको R1 नेम दे दें, इस पूरे इंस्ट्रक्शन को R1 नेम दे दें, ठीक है मैम। तो ये R1 जो है, ये R1 जो है, ये सबसे पहले, ये जो R1 है ये सबसे पहले जाएगा डिवाइस ड्राइवर पे। कहाँ जाएगा? डिवाइस ड्राइवर पे। और डिवाइस ड्राइवर ही फिर इसको कैरी फॉरवर्ड करेगा किसके पास? किसके पास? ऐसे जाएगा ये डिवाइस ड्राइवर ही इस R1 को लेके जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम पे। कहाँ लेके जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ये डिवाइस ड्राइवर ही लेके जाता है। कौन लेके जाता है? डिवाइस ड्राइवर ही लेके जाता है इस R1 को टू दी ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि अगर एक डिवाइस है और ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर उनके बीच में इंटरैक्शन कराना है, अगर डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरैक्शन कराना है तो उसके लिए भी बीच में डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर ही एक इंटरफेस की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है भाई लोग? किसकी तरह काम करता है? ये काम करता है एक इंटरफेस की तरह। क्लियर हो गया भाई? बात क्लियर हो गई है? इस डायग्राम को देख लीजिए, चीजें समझ लीजिए। अगर नहीं आ रहा है ये डायग्राम समझ में, बिल्कुल बता सकते हो। भाई माउस है, माउस का डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल्ड है। अब भैया माउस से हमने कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया, जैसे राइट क्लिक किया, तो सबसे पहले ओएस पे ना जाके ये डिवाइस ड्राइवर पे जाएगा। वही डिवाइस ड्राइवर उस पर्टिकुलर माउस के इंस्ट्रक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम तक फॉरवर्ड कर देगा। दैट्स इट। क्लियर? क्लियर हो गया? जाइए कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि मैम ये चीज क्लियर हो चुकी है। चलिए जल्दी से। तो भाई यही लिखा हुआ है। और देखते हैं। इट प्रोवाइड्स required services by hiding details of operations performed at the hardware level of the device। बहुत अच्छी बात है भाई। क्या करता है? हार्डवेयर लेवल पे, हार्डवेयर लेवल पे कैसे इस पर्टिकुलर माउस के द्वारा दिया हुआ इंस्ट्रक्शन, समझो, कैसे इस माउस के द्वारा दिया हुआ इंस्ट्रक्शन किस तरीके से हार्डवेयर पर जा रहा है, किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम पे जा रहा है, इन सब की डिटेल एक यूजर से हाइड भी कराता है आपका डिवाइस ड्राइवर। ये कैसे काम कर रहा है, कैसे जो हम देखो, हम क्या करते हैं, देखो बहुत ही इजी तरीके से समझो इस लाइन को ना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना इस लाइन को लेके। क्या बोल रहा है? मैंने कंप्यूटर खोला, मैं एक डेस्कटॉप यूजर हूँ, मेरे पास एक मॉनिटर है, मेरे पास कीबोर्ड है, माउस है, कैबिनेट है। क्या किया मैंने? माउस की बात चल रही है, ठीक है भाई, माउस अटैच है मेरे सिस्टम से, तो मतलब माउस का डिवाइस ड्राइवर भी ऑपरेटिंग सिस्टम के जस्ट नीचे होगा, ठीक है मैम, मान ली। अब मैं एक यूज़र हूँ, ठीक है मैम,
मान ली मैंने अपने माउस से एक इंस्ट्रक्शन दिया, क्या दिया, राइट क्लिक कर दिया। अब राइट क्लिक जब मैंने किया, मैंने किसी फोल्डर पे ही राइट क्लिक किया होगा, किसी फाइल पे ही राइट क्लिक किया होगा, तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे देखेगा कि मैंने माउस की हेल्प से मैं वहां तक गई और वहां पे जाके मैंने राइट क्लिक कर दिया, मेरे सामने सब मेन्यू खुल के आ गया। बस पीछे कैसे हो रहा है, कैसे डिवाइस ड्राइवर तक जा रहा है, कैसे डिवाइस ड्राइवर से फिर ओएस तक जा रहा है, फिर कैसे डिवाइस ड्राइवर से हार्डवेयर तक जा रहा है, क्या मुझे कुछ चीज पता चल रही है? नहीं, मैंने तो राइट क्लिक किया, मेरे सामने जहां पर भी मेरा माउस का पॉइंटर था उसमें सब मेन्यू खुल के आ गया, क्योंकि राइट क्लिक किया है। लेफ्ट क्लिक करती तो किसी भी फोल्डर को मैं सेलेक्ट करती। होता है कि नहीं होता है? तो भैया हाइड करना है डिटेल्स को, यूजर से इन अननेसेसरी डिटेल्स को हाइड करना, क्योंकि यूजर इन चीजों को नहीं समझ पाएगा। हम समझ रहे हैं क्योंकि हम टेक्निकल हैं, हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं, डीप में पढ़ रहे हैं, इसलिए इन चीजों को हम समझ सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल यूजर जो कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ चलाना जानता है, कंप्यूटर सिस्टम का सी भी नहीं जानता, उसको कोई मतलब है इन चीजों से? उसे तो इतना मतलब है कि उसने माउस का इस्तेमाल किया, गया वो एक जगह और वहां पे राइट क्लिक किया तो उसके सामने एक सब मेन्यू खुल के आया जिसपे बहुत सारे ऑप्शंस थे, न्यू, फोल्डर, फाइल, सेट एज डेस्कटॉप, बैकग्राउंड, ये सब आता है। कहीं पर भी रैंडमली अगर आप डेस्कटॉप में राइट क्लिक कर देते हो अपने माउस बटन से, एक सब मेन्यू खुल के आ जाता है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो आपको सेलेक्ट करने पड़ते हैं अगर राइट क्लिक करते हो तो। समझो, तो ऐसी डिटेल्स को यूजर से हाइड करना और ऐसी ही डिटेल्स को हार्डवेयर से भी हाइड करने का काम आपके डिवाइस ड्राइवर का है। आ जाओ, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सर्विसेज बाय हाइडिंग डिटेल्स ऑफ ऑपरेशंस। डिवाइस ड्राइवर किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डिवाइस ड्राइवर किस तरीके से ये सारा का सारा काम करता है, इन सारी डिटेल्स को हाइड कराना भी एक डिवाइस ड्राइवर का काम है। डिवाइस ड्राइवर हाइड्स द डिटेल्स ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड एट द हार्डवेयर लेवल ऑफ द डिवाइस। किसी भी डिवाइस के हार्डवेयर लेवल पे क्या काम करा रहा है एक डिवाइस ड्राइवर बैकएंड में, ये डिटेल भी डिवाइस ड्राइवर छुपाता है। किससे? यूजर से। तो भैया ये हमारा डिवाइस ड्राइवर था, जो बहुत ही अमेजिंग सा सॉफ्टवेयर है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो अलग अलग डिवाइस में आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिल जाएगा। और भाई क्योंकि आज मेरा गला थोड़ा सा नासाज है, जैसे कि आप देख सकते हो, तो आज ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगी, पर इतना बोलूँ कि जाते जाते भी कि भाई mangetbrains.com तक तो आप जा ही सकते हैं। जाइए वहाँ पे और एक्सप्लोर कीजिए इन सारे के सारे कोर्सेज को। CBSE इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSE, ओलंपियाड, CBSE हिंदी मीडियम भी है। बार बार बोलती हूँ, हर वीडियो के एंड में बोलती हूँ कि कोई भी नहीं पढ़ाता है हिंदी मीडियम में CBSE बोर्ड, हम पढ़ाते हैं। CBSE हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, और इतना ही नहीं है, हम आपके लिए ई बुक्स एंड ई नोट्स भी लाते हैं। हर सब्जेक्ट की ई बुक आपको यही मिलती है, KG क्लास हो या 12th क्लास हो, क्यों यहाँ वहाँ भटकते हो? हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के, हर टॉपिक के ई नोट भी यहाँ मिलते हैं। पूरी बुक नहीं पढ़नी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, जो हम आपको पढ़ाते हैं वो नोट्स फॉर्म में भी देते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहाँ पे आपको लिंक्स मिलेंगे, उन पे क्लिक करो और बहुत सारे ई बुक्स एंड ई नोट्स एक्सप्लोर कर सकते हो। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, लेकिन जाते जाते 3 काम करते जाओ। सब्सक्राइब करो मैंगेट ब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल को, अगर नहीं किया है तो बेल आइकॉन को दबाओ और आप हर एक क्वालिटी कंटेंट वीडियो देख सकते हो। लाइक करो इस वीडियो को और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हाँ जानती हूँ बहुत सारी खांसी सुनने को मिली है, आई नो यू पीपल कैन अंडरस्टैंड, आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग। हो जाता है, सर्दी खांसी का मौसम चल रहा है, हो जाता है, तो भाई लाइक कर दो और बता दो ये वीडियो कैसा लगा। तब भी मैं बोलती हूँ, चाहे कोई भी बात हो, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है, बिल्कुल जाइए कमेंट सेक्शन में और अपने डाउट्स को वहाँ पे लिखिए, क्योंकि आपके डाउट्स मैं पर्सनली विजिट करती हूँ और उसको मैं रिस्पॉन्ड भी करूँगी। और भाई शेयर करना मत भूलना इस सेशन को, प्लीज शेयर द सेशन, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड।